हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। एसी पार्ट 5 P100 फिजिक्स में DP सर। जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे तो आप पढ़ चुके हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू ओमेगा एल पढ़ चुके हैं आप। मीन्स यह इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या, पीछे ऑलरेडी डिस्कस है, पीछे बहुत ही अच्छा गजब का सब डिस्कस है, तो आप सिस्टमैटिक पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो जानते हैं कि जब भी हम कभी भी एक यदि वायर है, कोई भी एक कंडक्टर है, एक वायर है, यदि उसको मैं फोल्ड कर दूं, यदि मैं उसका कॉइल बना दूं तो वह इंडक्टिव कॉइल बन जाता है। एक आइडियल इंडक्टिव कॉइल वह होता है जिसका ओमिक रेजिस्टेंस आर का मान 0 होता है, 0 होता है, उसे कहते हैं आइडियल कॉइल। एक आइडियल कैपेसिटर वह होता है जो डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक, जब हम एसी अप्लाई करते हैं कॉइल के ऊपर और कैपेसिटर के ऊपर, जब हम एसी अप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं कि कैपेसिटर की टेंडेंसी होती है कि डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को बाईपास कर देता है। और कैसे करता है मैं एक्सप्लेन किया था इस बात को, पीछे वीडियो में सब कुछ है। जो इंडक्टर कॉइल होता है, इंडक्टर कॉइल एक सिंपल वायर है, आप उसका कॉइल बना दीजिए, एक बैटरी लगा दीजिए, डीसी करंट फ्लो कर रही है यदि उसमें, तो यदि उसमें डीसी करंट फ्लो कर रही है तो आप देखते हैं कि चूंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो उसका इंडक्टिव कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल का मान 0 हो जाता है। यानी कि इंडक्टर कॉइल डीसी पर काम नहीं करता है जैसे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। अब जब एसी लगाते हैं किस पर, इंडक्टर कॉइल के ऊपर, तो वह रेजिस्टेंस के स्थान पर जो विरोध होता है करंट के ग्रोथ का, या करंट के ग्रोथ का जो विरोध होता है, जो रेजिस्टेंस का मेन काम होता है, उसके स्थान पर क्या बोलते हैं आप? रिएक्टेंस नाम देते हैं। तो सब पीछे मैं प्रूफ किया हूँ, मैथमेटिकली प्रूफ किया हूँ सब कुछ, तो आप यहाँ तक पढ़ चुके होंगे। चलिए, अब है पॉइंट हम लोगों का कि एक्सएल का मान आया था, आपको मिला था एक्सएल इक्वल टू मिला था ओमेगा एल मिला था ना, या एक्सएल बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πfl होता है, जहां पर एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, जो एसी आपने लगाया ना, तो एफ क्या है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी अप्लाइड ऑन द इंडक्टर कॉइल। एल क्या है, एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर कॉइल। नाउ लेट यू हैव टू ड्रा द ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड एफ, either XL and omega, then what will be the shape of the graph? देख रहे हैं, यदि मैं इसको कहूं, यदि इस लाइन को लूं तो देख रहे हैं कि XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। यदि मैं इस लाइन को लूं तो देख रहे हैं कि XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, F अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, वेयर व्हाट इज द F, तो लिख दीजिए वहां पर कि F इक्वल टू अप्लाइड फ्रीक्वेंसी on the इंडक्टर कॉइल। और ओमेगा क्या है, तो ओमेगा इक्वल टू अप्लाइड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, चलिए, अब यदि आपको इन दोनों को ग्राफ प्लॉट करना हो, माइंड, यदि इसका और इसका, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना, तो आपका ग्राफ का शेप कैसा आएगा? चलिए, नोट द पॉइंट टी, दिस इज एक्सएल, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन जानते हो कि एक्सएल का पावर 1, ओमेगा का पावर 1, जब दोनों साइड के पावर बराबर होते हैं तो ग्राफ क्या आता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। दिस इज द ग्राफ एक्सएल और किसके बीच, एक्सएल और एफ के बीच। ओके, चलिए, अब मैं कहूँ कि ओमेगा के बीच, वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा, चाहे यहाँ पर ओमेगा हो। चलिए, ये क्या है, एक्सएल, तभी क्या होगा यही। अब मैं कहूँ कि यस व्हाट विल बी दिस एंगल, तो मान लीजिए सपोज करिए 5, तो tan phi बराबर, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है सॉल्व करने के लिए आपको, तो tan phi बराबर क्या हुआ, XL अपान क्या, F। इस वाले में यदि खींचा गया है तो आपको क्या मिलेगा,
क्या मिलेगा आपको, tan फाई इक्वल टू क्या, एक्सएल अपॉन ओमेगा। पढ़ चुके हैं, सारी बातें हो चुकी हैं। तो ये सब बातें पीछे हो चुकी हैं, और ग्राफ हम लोग नहीं प्लॉट किए थे, तो इसलिए हम लोग इसमें ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इसका, कि इसका ग्राफ कैसा आता है ना। क्या क्यों कैसे, P100 फिजिक्स, क्या क्यों कैसे, कहीं पर भी एक भी लाइन पूरे कोर्स का आपका जो भी सिलेबस IIT का, नीट का, बोर्ड का, एक भी लाइन कहीं छूटने ना पाए। क्लियर, चलिए हो गया। अब आइए ऐसे ही अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ले लिया जाए तो, और उसका ग्राफ जा खींचिए, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लीजिए और ग्राफ प्लॉट करिए उसका। हाँ, कैपेसिटिव जस्ट ऐसे ही, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए। ये क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से आया है, वोल्टेज और करंट के बीच में π/2 का फिर डिफरेंस होता है, कैसे होता है, सब कुछ पीछे लेक्चर में, पीछे वीडियो में सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो इस वीडियो को पढ़ने के पहले आप क्या करिए कि AC अल्टरनेटिंग करंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 गजब का अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, तब यहाँ पर पढ़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो XC बराबर क्या होता है, क्या पढ़े हम लोग, जल्दी बोलिए, 1/ωc। यूनिट क्या होती है, ओम। यूनिट क्या होती है बेटा, ओम। XL के भी यूनिट क्या होती है, ओम। तो XC बराबर कितना हुआ, क्या लिख सकते हो बेटा, ये ओमेगा बराबर जानते ही हो, 2πfc लिख सकते हो ना। F क्या है, वही फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, सो मच ओम कैन बी रिटन लाइक दिस। अब मैं कहूँगा आपसे कि XC और ओमेगा के बीच का ग्राफ का कैसा होगा, तो देख रहे हो बिल्कुल कैसा होगा, XC प्रोपोर्शनल टू 1/ω है ना, या XC प्रोपोर्शनल टू 1/f। और ये क्या किसका इक्वेशन है, जल्दी बोलिए, पैराबोला कि हाइपरबोला, हाइपरबोला। ओके, ये भी क्या है, हाइपरबोला। ओके बेटा, तो अब यह मैं यदि कहूँ कि ग्राफ खींचने के लिए, बस वेरी सिंपल, हाइपरबोलिक शेप बना दीजिए। देखिए, यह है XC, ये क्या है, ओमेगा। क्लियर। अब इधर दूसरा ग्राफ, मान लीजिए F के बीच खींच रहे हैं, XC, हाँ ठीक वैसे ही, मीन्स कि ग्राफ का शेप क्या है, यह हाइपरबोलिक। ग्राफ का शेप क्या है, हाइपरबोला, मीन्स XC प्रोपोर्शनल टू 1/ω। और ये क्या शो कर रहा है, XC प्रोपोर्शनल टू 1/f। यानी तो पीछे हम लोग जहाँ पर ये प्रूफ किए थे वहाँ पर हम लोग ग्राफ नहीं बनाए थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ तक सब कुछ हो चुका है, सबका तैयार हो गया होगा, और आगे बढ़ा जाए। ओके, हाँ, अब है हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि इस एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2021 में, 4 क्वेश्चंस। तो आप सोच सकते हैं कि कितना क्या इंपॉर्टेंस है चैप्टर का। चलिए, अब है हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग, RL सर्किट, RL सर्किट का मतलब क्या निकला बेटा, रेजिस्टेंस इंडक्टर कॉइल इन सर्किट, यानी किस सर्किट में, AC हम लोग पढ़ रहे हैं, AC सर्किट, AC। तो यह दोनों यदि हो एक साथ तब क्या होगा, चलिए बना के देखते हैं क्या होगा। एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, नो RL है बेटा। तो एक रेजिस्टेंस ले लिया जाए, एक इंडक्टर कॉइल ले लिया जाए, एक इंडक्टर कॉइल ले लिया, वोल्टेज वही AC जो अप्लाई किया गया है, वोल्टेज जो अप्लाई किया गया, यह है R, यह है L। वोल्टेज हमने अप्लाई किया है V = V0, साइन ओमेगा t अप्लाइड वोल्टेज है, यह साइन वोल्टेज, सब कुछ पीछे पढ़े हुए हैं, सब पता है आपको।
माइंड हियर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हियर वोल्टेज। तो जानते हैं कि इस पर जो वोल्टेज होगा एट एनी इंस्टेंट दैट विल बी वी आर लिख दिया जाए, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर कितना वोल्टेज है, और इस पर जो वोल्टेज आया वो क्या होगा, इसको हम लोग वी एल लिख दें। इंडक्टर कॉइल पर, इंडक्टर कॉइल वोल्टेज कितना होता है, प्रोड्यूस कितना होता है, पता है आपको कितना प्रोड्यूस होता है वोल्टेज, याद है ना, इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, याद आ रहा है सब कुछ, या इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। पीछे सब कुछ पढ़ते आइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि एसी पढ़ने के पहले आपका कौन सा चैप्टर बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए, एसी पढ़ने के पहले आपका सबसे टॉप अच्छी तरह से बहुत ही अच्छा फर्स्ट क्लास का तैयार होना चाहिए, क्या, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर ना, सारे जो वीडियोज है ना, वो बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए ना, तब आगे सब कुछ समझ में आएगा। चलिए ओके, तो आपका तैयार होगा, अवश्य तैयार होगा, ठीक है। तो VL ये दो वोल्टेज। जानते हैं कि फेजर डायग्राम क्या होता है, आप अच्छी तरह से पता है फेजर डायग्राम क्या होता है। तो फेजर डायग्राम वह डायग्राम होता है, वह रिप्रेजेंट करने का वो तरीका होता है, फेजर डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसमें आप क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, कहाँ पर यदि वोल्टेज यहाँ पर है तो करंट कहाँ पर है वो आप दिखाते हैं। तो वह वेक्टर डायग्राम, वह वेक्टर डायग्राम जो किसी भी इंस्टेंट, वह वेक्टर डायग्राम जो किसी भी इंस्टेंट, किसी भी क्षण करंट और अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन बताता है, उसे फेजर डायग्राम कहते हैं। अब इसको दिखाने का दो तरीका है, तो विशेष करके फेजर डायग्राम वही होता है कि जो अभी हम लोग ग्राफ बना रहे थे, बनाए हैं पीछे, तो जो फेजर डायग्राम है हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं जब हम वेक्टर फॉर्म में VL और VC को दिखाते हैं और उससे कंपेयर करते हैं कि करंट यदि वोल्टेज यहाँ है तो करंट कहाँ है। और दूसरा तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, इन बातों को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका होता है वह होता है साइन कर्व। तो साइन कर्व पर यदि π/2 पीछे है तो आप दिखाते हैं कि माइनस में π/2 दिखाते हैं, कैसे, यदि आगे है तो आप प्लस में जाकर के π/2 दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, पीछे वीडियो में सब कुछ दिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। अब बात आई यहाँ पर कि अब हमारे पास R भी है और L भी है, तो अब क्या होगा, तो चलिए अब हम लेते हैं इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, तो अब जैसा ऐसा फेजर डायग्राम देखा जाए, ऐसा फेजर डायग्राम क्या होगा, सपोज किया जाए कि इस समय करंट यहाँ पर है, जो मेन करंट फ्लो कर रही है वह करंट है I। तो आप जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है R, तो R में बहने वाली करंट, किसी भी इंस्टेंट इसमें बहने वाली करंट, यदि मैं I लिखूं तो I कैसे आप लिखेंगे, I0 sin ओमेगा t लिखेंगे ना, I = I0 sin ओमेगा t। लेकिन यदि यह केवल R होता तो यह इक्वेशन सही होता। अब चूंकि V = V0 sin ओमेगा t लिखे हुए हैं, चूंकि यहाँ पर L भी है और R भी है, इसका मतलब कि दोनों का इफेक्ट आएगा। यदि अकेला यह R होता तो यह इक्वेशन ऐसे ही होता, लेकिन चूंकि इसके साथ L लगा हुआ है इसलिए यह इक्वेशन यदि ऐसे ली जाए तो गलत हो जाएगा। तो यह तो 100% कन्फर्म है कि अब यहाँ पर कोई ये फेज डिफरेंस आएगा, क्लियर, फेज डिफरेंस आएगा। और यह भी 100% कन्फर्म है कि यह फेज डिफरेंस कभी भी अब 90 डिग्री नहीं होगा। क्योंकि यदि अकेला L होता तो फेज डिफरेंस 90 होता, यदि अकेला C होता तो फेज डिफरेंस 90 होता। लेकिन अब चूंकि इंडक्टर कॉइल के साथ में एक रेजिस्टेंस आ गया है, तो अब दोनों का जानते हैं कि जब अकेला रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम फेज में होते हैं, डेल्टा फाई बराबर 0। कब, जब अकेला R होता है तब। और जब अकेला L होता है तो फेज डिफरेंस जानते हैं कि कितने का होता है, जब अकेला L होता है तो फेज डिफरेंस होता है हाउ मच, π/2। अब दोनों यदि एक साथ हो गए तो ये तो 100% कन्फर्म, क्या 100% कन्फर्म कि फेज डिफरेंस 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता।
फेज डिफरेंस 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और दूसरा ये बात कंफर्म है कि फेज डिफरेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी दो वैल्यू तो कदापि नहीं हो सकती। क्या क्या नहीं हो सकती? यह जो डेल्टा फाई आया तो यह डेल्टा फाई कैन नेवर बी 90 डिग्री नाउ, और एक बात दूसरा भी है कि यह फेज डिफरेंस कैन नेवर बी जीरो। ये दो बातें तो बिल्कुल ही कन्फर्म है। तो जब ये दो बातें बिल्कुल ही कन्फर्म है तो क्या हुआ, तब इसके बाद क्या हुआ भाई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा फाई आएगा, चलिए मैं इधर लिखता हूँ, देखो बेटा, तो ये दिस इम्प्लाइज दैट कि डेल्टा फाई का मान जो भी आएगा डेल्टा फाई विल लाइज, या ऐसे कर दिया जाए कि डेल्टा फाई का मान जीरो से तो ज़्यादा होना है पक्का, एंड लेस देन पाई बाई टी होना है भी पक्का। तो नाउ दिस विल बी द कंडीशन। तो लेट सर्किट इज what? RL. Let circuit is RL, then delta phi will lie between 0 and pi by 2. Be 100% sure. क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स। RL सर्किट, क्या पढ़ बेटा? RL सर्किट। पढ़ाई की धुनाई, तो धुनाई किसकी हो रही है? AC सर्किट। क्लियर? क्या, क्यों, कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा फाई विल बी सो मच, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस कंडीशन। हो गया? अब चलिए, तो जब हम लोग एक बात तो 100% वो श्योर हो गए कि डेल्टा फाई का मान जीरो नहीं होगा और पाई बाई 2 नहीं होगा, लेकिन यदि एक एक को देखा जाए, अलग अलग देखा जाए, यदि मैं अकेला VL को देखूं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इंडक्टर कॉइल देखूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इंडक्टर कॉइल देखूं VL, और I से उसका कंपेयर करूं, तो हम लोग 100% श्योर है कि यदि अकेला VL देखते तो यह यहाँ पर होता। ये तो हम लोग पीछे अभी लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं। अकेला यदि मैं देखूं तो यहाँ पर होता हुआ ना। अच्छा, अब यदि मैं अकेला VR को देखूं, मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, मैं यदि इसको देखूं तो ये यहाँ पर होता यदि अकेला होता। ये भी कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि VR और I दोनों एक ही दिशा में होते हैं, और VL I से 90 डिग्री आगे होता है, तो इसलिए VL यहाँ हुआ। ओके, लेकिन जैसा कि बोला गया कि ये दोनों VL और VR दोनों, यह कभी भी देख रहे हो ना, डेल्टा फाई जीरो से बड़ा होगा, पाई बाई 2 से कम होगा। मीन्स कि हर हाल में जब भी अब ये कहीं पर होगा तो ना ये होगा, यानी कि इन दोनों के बीच कहीं पर होगा रिजल्टेंट कहीं दोनों के बीच होगा। अब इस बात की बात करें, देखें डेल्टा फाई कहाँ पर है? डेल्टा फाई, तो दिस इज द डेल्टा फाई। अब ये कौन सा वोल्टेज तब आया? इसका मतलब कि रिजल्टेंट एक वोल्टेज यहाँ पर है और एक वोल्टेज यहाँ पर है। आप जानते हो कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर द स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस both are the scalar. Current is also the scalar quantity. Voltage is also the scalar quantity. You know well. जानते हो? चलो, तो जब यह स्केलर है और यह भी स्केलर है और आ रहा है बीच में, तो कौन सा नियम लगाओगे? कोई नियम जानते हो? कोई ऐसा नियम जानते हो कि जिससे इसकी रिजल्टेंट वैल्यू निकाली जा सके? तीन ही चीज़ें होती हैं। या तो स्केलर होता है, या तो वेक्टर होता है, या तो टेंसर होता है। नोट करो। बहुत सारे लोगों ने बड़ा गलत सब पढ़ाए हैं, टीचर्स वगैरह इधर उधर वीडियो सब बनाए हुए हैं। तो बेटा से एकदम क्लियर कट नॉलेज रखो, नोट करो। जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, नोट करो कहीं पर, जो स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर, तो स्केलर क्वांटिटी हमेशा ही एल्जेब्रिक रूल को फॉलो करती है। जैसे जो एल्जेब्रा में पढ़ते हो ना, जैसे मान लो कि +5 ना, जैसे +5 ब्रैकेट में +-2, तो क्या करोगे? कैसे सॉल्व करते थे? इसको याद करो, क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में जो पढ़े थे। तो चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले नोट कर लो। नंबर 1 लिखो कि कहीं पर भी जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वह हमेशा एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करती हैं, एल्जेब्रिक रूल को फॉलो करती है। नोट करो। हो गया बेटा? चलो नंबर 2 पर लिखो, जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं वो हमेशा वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती हैं। और नंबर 3, जो टेंसर क्वांटिटी होती है, टेंसर
ऑलवेज सम होती है, कोई नियम फॉलो नहीं करती। ऑलवेज यह दो का सम होती है हमेशा जो टेंसर क्वांटिटी होती है। तो क्या सुना, क्या लिखा कि यदि इस तीन ही तरह की क्वांटिटी पाई जाती हैं, तीन तरह की क्वांटिटी पाई जाती हैं नेचर में, कौन कौन? नंबर एक, या तो वह स्केलर होगा, या तो वह वेक्टर होगा, या तो वह स्केलर पहला या तो स्केलर होगा, दूसरा या तो वेक्टर होगा, या नहीं तो फिर टेंसर होगा। वह फिजिकल क्वांटिटी जो ना स्केलर होती है ना वेक्टर होती है, जो ना स्केलर होती है ना वेक्टर होती है, उसे टेंसर कहते हैं। जो क्वांटिटी स्केलर होगी वह हमेशा ही वेक्टर जो क्वांटिटी स्केलर होगी वह हमेशा ही अलजेब्रिक रूल को फॉलो करती है, और जो क्वांटिटी वेक्टर होती है वह हमेशा वेक्टर रूल को फॉलो करती है। बात समझा? और तीसरा क्या हुआ? टेंसर। तो टेंसर क्या करता है? टेंसर दो जैसे कहीं पर भी टेंसर है तो इसका मतलब कि वह डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, वह एक्सिस डिपेंडेंट होता है। मीन्स कि डिफरेंट डायरेक्शन में देखोगे तो डिफरेंट वैल्यू उसकी पाई जाती है। तो जो टेंसर क्वांटिटी होती है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, द बेस्ट टेंसर क्वांटिटी है। और टेंसर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालने के लिए दूसरा नियम है। वह नियम कौन सा है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाला जाता है। बात समझा? जैसे मैं यदि आपसे कहूँ कि x + y = z है, मैं कहूँ कि x + y = z है, तो अलजेब्रा क्या कहता है? अलजेब्रा कहता है कि x = z - y होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। तो जब इस देखो x y उधर गया माइनस हुआ, तो ये कौन सा नियम है? कौन सा लॉ पढ़ रहे हो यार? इसी को कहते हैं अलजेब्रिक रूल। इसी को कहते हैं बेटा अलजेब्रिक रूल, इसको बोलते हो। बात समझा? लेकिन यदि मैं कहूँ तुमसे कि यदि मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर लिखोगे Ix + Iy = Iz। अब बोलो कि मैं कहूँ कि Ix बराबर कितना हुआ, तो यही ला देखो, इधर यही ला लगाओ तो यहाँ पर Ix बराबर कितना हुआ? Iz - Iy हुआ ना। लेकिन यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कीप इन माइंड। यदि इसको फॉलो करता तो यह स्केलर बन जाता, अलजेब्रिक लॉ है यह। तो यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कभी ऐसा होता है? नो। देखो माइनस होते हुए भी क्या हुआ? प्लस हुआ। माइनस होते हुए भी क्या होता है? प्लस होता है। इसीलिए टेंसर क्वांटिटी का एडिशन का रूल अलग होता है, जिसको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहते हैं। क्लियर हो गए? लेकिन ये किसके लिए? यह किसके लिए है? दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज दिस इज द टेंसर क्वांटिटी। अब बात रही कि देखो क्लियर हो गया यहाँ पर? एक बार फिर से सुनो। स्केलर क्वांटिटी हमेशा अलजेब्रिक रूल को फॉलो करती है, वेक्टर क्वांटिटी हमेशा वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करती है, टेंसर क्वांटिटी हमेशा सम होती है। और टेंसर क्वांटिटी के लिए जस्ट लाइक द टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका रिजल्टेंट कैसे बताते हो? पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से बताते हो। क्लियर हो गए? चलिए, अब यहाँ पर इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी समझाने के लिए? क्योंकि VL स्केलर है, VR भी स्केलर है। तो अब यह एक ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अब सवाल यह है कि यह तीन तरह की ही फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी तीन ही तरह की होती है। कौन कौन? स्केलर, वेक्टर, टेंसर। तो अब इसका एडिशन किस नियम से किया जाए? हाँ देखिए, इसका एडिशन किस नियम से किया जाए, है ना क्वेश्चन। क्या लगाओगे? टेंसर, क्या लगाओगे? वेक्टर, क्या लगाओगे? स्केलर। क्वेश्चन है ना यह सामने कि कौन सा नियम फॉलो करेगा या फिलहाल अब ये करेगा क्या। तो देखो ये चीज़ अब याद रखिएगा कि जब हमको यह बताना होगा कि व्हाट इज द रिजल्टेंट वोल्टेज V, तो कहोगे कि दिस रिजल्टेंट वोल्टेज V सिंस दिस इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, यू नो वेल दैट। तो V = क्या कहोगे? VR + VL। VR + VL स्केलर क्वांटिटी है, VR + VL। लेकिन अब इसमें एक लेकिन लगा। कौन सा लेकिन लगा? यह एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है कि जो दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच के फेज के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है यह। तो चूंकि यह फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फिर का परिणाम क्या होगा इसका? यानी
कि अब यहाँ पर लगाओगे ना, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर v के पास लिखोगे फाई या थीटा, अब ऐसे लिख दो कि फाई लिख देंगे आप, क्लियर, और इस पे लगा देंगे ब्रैकेट। अब लिखेंगे कि v फाई, इसका मतलब ये हुआ कि यह है तो स्केलर, ध्यान दीजिएगा, यह है तो स्केलर बट डिपेंड्स ऑन द फेज डिफरेंस, बट डिपेंड ऑन द फेज डिफरेंस। अब जब डिपेंड ऑन द फेज डिफरेंस करते हो तो डिपेंड ऑन द एंगल, तो डिपेंड ऑन द एंगल वह ठीक वही रिजल्ट देता है जैसे वेक्टर का एडिशन ला देता है। तो अब यह ठीक वही रिजल्ट देगा जैसे ना, ठीक वही रिजल्ट देगा जैसे वेक्टर का एडिशन देता है, वेक्टर एडिशन ला देता है। तो v फाई बराबर क्या होगा, v फाई बराबर क्या हुआ, वी आर प्लस वी एल, बट दिस इज द फाई डिपेंडेंट, ओके। तो वह दोनों के बीच के फाई के, यानी कि डेल्टा, यहाँ डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो v फाई इक्वल टू इन द ब्रैकेट वी आर प्लस वी एल। नाउ दिस विल बी द न्यू टाइप ऑफ द एडिशन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। मीन्स एक पॉइंट चाहे तो वहाँ पर लिख दें कि इट इज डेल्टा फाई डिपेंडेंट क्वांटिटी, या डिपेंडेंट रिजल्ट कर दें। तो इट इज डेल्टा फाई डिपेंडेंट रिजल्ट, यानी कि दोनों के बीच का, इस समय दोनों के बीच का डेल्टा फाई क्या है, यह उस बात पर इसका रिजल्टेंट डिपेंड करता। अब ये पूरे चैप्टर में यही नियम चलेगा। तो क्या हुआ, अब आ जाइए, इनको हटा दिया जाए। चलिए अब जा देखिए, इसके बाद आइए। तो जब ये आप क्लियर हो गए ना, जब आप यहाँ पे क्लियर हो गए कि जब ये क्लियर हो गए कि यह डेल्टा फाई डिपेंडेंट इसका रिजल्ट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ यू कैन राइट दिस वैल्यू डेल्टा v। तो v बराबर क्या लिखा जाए, फाई डिपेंडेंट है ना, तो v बराबर क्या लिखा जाए, ओके। चलिए v बराबर क्या लिखा जाए, तो v बराबर अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या ऐसे पहले लिख दिया जाए एक लाइन। चलिए हाँ, पहले एक लाइन ऐसे लिखिए कि हाँ v फाई बराबर कितना हुआ ना, v फाई बराबर कितना हुआ, तो v फाई बराबर क्या होगा, वी आर प्लस और क्या, वी एल। ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ले सकते हैं। अच्छा वेक्टर, अब जस्ट अब वह वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करेगा। तो अब जानते हो कि यह बराबर क्या हुआ ना। अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद में आप तुरंत वेक्टर एडिशन का लॉ लगा दीजिए ना। तो जब वेक्टर एडिशन का लॉ लगाएंगे तो यह v बराबर क्या होगा, जानते ही हैं क्या होता है, अंडर रूट लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर भी क्या कर दें, एक अंडर रूट लगा दें। हो गया, लग गया, एक अंडर रूट लगा दीजिए, क्लियर। अब चलिए आगे क्या हुआ, अब आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं हम लोग, v को अब यहाँ वोल्टेज है v, तो लिख सकते हैं इसको I इंटू और क्या, I इंटू, हाँ बोलिए, I इंटू v बराबर क्या होता है बेटा, आई आर। अब सवाल ये है कि यहाँ पर हम एक्सएल लें कि एक्स सी लें, तो कैपेसिटर तो है ही नहीं एक्स सी, तो इसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग ले क्या, एल के लिए जानते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको रिएक्टेंस बोलते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको आर बोलते हैं। अब ये दोनों का मिक्स हुआ तो नया टर्म आ गया ना, तो यहाँ क्या रखा जाए, एक नया रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा अब आपको, यानी कि दोनों का कंबाइंड रखना पड़ेगा आपको। यही दोनों का जो कंबाइंड होता है आप उसको कहते हो, क्या आप कहते हो, आप उसको कहते हो ना इम्पीडेंस जेड। तो पहले तो आप लिखिए कि जेड बराबर क्या हुआ, तो कहीं पर भी आर प्लस एक्स हो तो आप इसको कहेंगे इम्पीडेंस जेड, इम्पीडेंस ना, क्या कहेंगे, जेड को क्या बोलेंगे, जेड को कहेंगे इम्पीडेंस है, जेड इक्वल टू इम्पीडेंस कहलाएगा। यानी कि यह भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन दो रेजिस्टेंसों का ये कंबाइंड इफेक्ट है, जिसमें से एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस है, ठीक। चलिए तो जेड, अच्छा अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी भी यूनिट ना वही होगी, ओम होगी, क्योंकि सब रेजिस्टेंस के स्थान पे ही लिखा जा रहा है, लेकिन चूंकि अलग अलग एलिमेंट का है इसलिए अलग अलग नाम दिया जा रहा है। ओके, नोट कर लिया इसको। चलिए
अब आ जाइए। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते थे, आई जेड, यानी कि डायरेक्ट लिख दिया जैसे कि आई जेड लिख सकते थे। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट। यहाँ क्या लिख सकते हैं, वी आर है ना, तो वी आर है तो क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, आई आर प्लस और क्या आई आर प्लस और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आई इंटू एक्स यल लिख सकते हैं। हाँ, एक बात और हम लोग करना है क्या, जब हम लोग वेक्टर लगाते हैं बेटा आर बराबर, तो अंडर रूट क्या लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखते हैं ना। ये थीटा हम लोग का क्या है, 90 डिग्री दोनों के बीच का है ना बेटा। तो वी थीटा अभी जो लिखे हम लोग, या वी फाई जो लिखे बेटा, तो अंडर रूट, अब देखना ये एंगल 90 है, या क्योंकि देखो ये एंगल 90 है, तो जब ये एंगल 90 है तो एक क्या हुआ, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि कॉस 90 है तो 0 हो गया। हाँ, यानी कि यह एक लाइन तो पहले आप लिख देंगे, लेकिन जब इसका फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, पहले डायरेक्ट लिख देंगे। जब इसकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो वेक्टर एडिशन ला बेटा, तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिएगा। जब फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, कहीं पर वेक्टर एडिशन करना होता है तो लिखते हैं हम लोग आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखते हो ना बेटा, तो वैसे ही पहले हम लोग ऐसे लिख देंगे और फिर जब फाइनल वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, वेक्टर एडिशन लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर भी चूँकि फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो स्क्वायर कर दिया जाए। यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। चलिए ये क्लियर हो गए, आ जाओ और आगे बढ़िए। हाँ, और क्या हुआ, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये आई स्क्वायर है, इसमें भी आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो आई हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ क्या आया, आगे देखिए आ जाए यहाँ से, आई जेड इक्वल टू क्या आया यहाँ पर, आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो गया। अब आई से आई क्या हुआ, कैंसिल, तो जेड बराबर क्या हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो दिस इज द, क्या बोलेंगे अब आप इसको, दिस इज द इम्पीडेंस, दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ आरएल सर्किट, दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ द आरएल सर्किट। क्लियर हो गए, तो यह हम लोग निकाल लिए यहाँ पर, यह है इम्पीडेंस। अब इसको क्या कर सकते हो, एक्सएल बराबर क्या होता है, 2πfl, तो लगा दीजिए, फटाफट लिख दीजिए इसको। चलिए हटा देंगे बेटा, इसको नोट करिए जल्दी फास्ट। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं, आरएल सर्किट, क्या, क्यों, कैसे। आइए, हाँ, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, चलिए हट, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, आ जाइए फिर इधर देखिए, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2πfl ना, 2πfl का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते थे हम लोग, लिख सकते थे, यानी जेड बराबर अंडर रूट क्या, आर स्क्वायर प्लस 4π² एफ स्क्वायर एल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते थे। तो अब यहाँ से सब न्यूमेरिकल से सॉल्व करने के लिए आएगा आपके एग्जाम में, आईआईटी और नीट में यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व कर लेंगे आप यहाँ से। क्लियर हो गए। आरएल सर्किट फेज डिफरेंस किसके बीच लाइज करता है, 0 और 90 के बीच। वोल्टेज कैसा क्वांटिटी होती है, स्केलर, चाहे वह वी आर हो यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर हो, चाहे कैपेसिटर के ऊपर हो, चाहे इंडक्टर कॉइल के ऊपर हो, हमेशा कैसा रहेगा, स्केलर। पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी, स्केलर। लेकिन जब दो वोल्टेज को जोड़ना होता है तो कैसे जोड़ते हो, जब दो वोल्टेज को जोड़ना हुआ तो कैसे जोड़ोगे ना, तो क्या ऐसा ही आप डीसी में भी करते थे, इलेक्ट्रिक कंडक्शन वाले चैप्टर में भी क्या ऐसा ही
क्या ऐसा ही आप वहाँ पर सिंपल सर्किट किरचॉफ लॉ वाले में भी करते थे? नहीं, कभी नहीं किया। क्यों कभी नहीं किया? इसलिए कभी नहीं किया कि अभी तक जितना भी पढ़े थे पीछे वो सब के सब स्केलर थे, बैटरी लगी थी, सेल लगा हुआ था। तो जब अभी तो जितना भी पीछे पढ़े हैं तो सब सेल लगा था, वो सब डीसी था। और डीसी में फाई होता ही नहीं, फाई डिपेंडेंट वो है ही नहीं, थीटा पे डिपेंड करता ही नहीं। तो जहाँ पर वोल्टेज प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, और सीधे उसका क्या करते थे? एल्जेब्रिक रूल। एल्जेब्रिक रूल मीन्स, एल्जेब्रिक रूल में बेटा अभी सिखाया एल्जेब्रिक रूल। मान लो कि एक कहीं पर वोल्टेज है प्लस 10 वोल्ट, दूसरा एक वोल्टेज है हमारा माइनस 2 वोल्ट। जब एडिशन करना होता था तो 10 प्लस ना एल्जेब्रा रूल, प्लस है माइनस, माइनस 2, तो भी बराबर लिखते थे 8 वोल्ट लिखते थे। कहीं पर भी आपको जोड़ना होता था, देखो कहीं पर भी आपको एडिशन करना होता था, मान लो कि भी बराबर -2 वोल्ट प्लस -2 वोल्ट, तो आप क्या करते थे? -2 बराबर -4 वोल्ट। ये कौन सा नियम है? दिस इज एल्जेब्रिक रूल, दिस इज एल्जेब्रिक रूल। क्यों? क्योंकि अभी तक कहीं पर थीटा डिपेंडेंट, फाई डिपेंडेंट अभी आया नहीं था। तो पहली बार तो भाई आप अल्टरनेटिव सर्किट पढ़ रहे हो, पहली बार तो आपको इंडक्टर कॉइल पढ़ रहे हो, यानी कि अब इसमें एसी सर्किट वाले चैप्टर में 2 वोल्टेज का एडिशन फाई डिपेंडेंट होगा, यानी कि वह है तो स्केलर, लेकिन फाई डिपेंडेंट होने के कारण अब वह वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करेगा। पक्का? क्लियर? ओके, चलो। हाँ, तुम लोग बहुत तेज बच्चे हो ना, स्मार्ट बच्चे हो बेटा, तेज बच्चे हो, बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो, अदरवाइज P100 फिजिक्स में कैसे पहुँच पाते? क्लियर? यू आर सर्चिंग समथिंग बेटर, यू आर सर्चिंग सम बेस्ट, एंड दिस इज द बेस्ट ऑफ द इंडिया चैनल। ओके, अब आ जाइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखो बेटा, अब इसके बाद में क्या है, जैसा आप उसको देख लिया जाए। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। आप इम्पीडेंस निकालिए बेटा। इम्पीडेंस की यूनिट क्या होती है? तो देख रहे हैं इम्पीडेंस की यूनिट वही है ओम। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हो गया, क्लियर हो गया ना यहाँ पर? चलिए अब मैं सर्किट हटा दूँ। अब आ जाइए। मैं यदि जैसे कि जो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ ना, जो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, तो जो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ ना, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। अब इसका यदि आपको मान निकालना हो, नहीं एक बात पहले और सुन लीजिए। जेड बराबर कितना आया बेटा? √r² प्लस, जल्दी बोल दीजिए, एक्सीएल का होल स्क्वायर, या नहीं तो जेड बराबर कितना? r² प्लस 4π² f², और क्या आया था? l²। ये 2 इक्वेशंस आपके सामने है ना? ये 2 इक्वेशन आपके सामने, इस दोनों से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। यदि कहा जाए कि 1/z क्या होगा, 1/z क्या होगा, तब आप क्या कहेंगे? 1/z, तो 1/z इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1/z विल बी एडमिटेंस। एडमिटेंस, इसका क्या नाम है? एडमिटेंस होगा, इसको कहते हैं एडमिटेंस। 1/z इक्वल टू एडमिटेंस बोलते बेटा इसका मीन्स। तो जानते हो, अब मैं कहूँ कि एडमिटेंस इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? y से। तो y बराबर कितना हुआ? 1/z, क्या? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, या इसको क्या कहते हो? ओम इनवर्स को और क्या क्या बोलते हो? या y बराबर 1/z, ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? मो। ओके, मो बोलते हो। या y बराबर क्या बोलते हैं बेटा? 1/z, 1/z। और इसका एक और यूनिट होती है, ओम इनवर्स को कहते हैं साइमन बोलते हैं ना बेटा, इसको साइमन बोलते हैं। साइमन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है, तो साइमन बोलते हैं बेटा ना, SIEMEN होता है इसकी स्पेलिंग। तो ये ओके बेटा, तो ये हम एडमिटेंस को 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइमन या ओम इनवर्स या मो। ओके, तो y इक्वल टू 1/z, z इज द इम्पिडेंस। अगला पॉइंट नेक्स्ट। चलिए, नोट हो गया? जल्दी नोट करिए, फास्ट। यूनिट नोट करिए, ओम इनवर्स, मो, साइमन, SIEMEN, साइमन। और यहाँ पे एडमिटेंस 1/z इक्वल टू एडमिटेंस। z क्या होता है? क्लियर? हाउ यू कैन राइट z? हाउ यू कैन राइट z? तो z यू कैन राइट z इक्वल टू व्हाट? z इक्वल टू r प्लस एक्स, z इक्वल टू r प्लस एक्स। ये भी ओम, ये भी ओम, तो ये भी ओम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट।
हाँ, अब है पॉइंट कि फेज एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे। फेज एंगल, तो यू हैव टू डिटरमाइन नाउ दिस फेज। तो डेल्टा फाई का मान कैसे निकालोगे, लिख दीजिए tan डेल्टा फाई विल बी हाउ मच, वर्टिकल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर माइंड दिस, ऐसे परपेंडिकुलर, यह दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तो जो यहाँ है वो चीज़ यहाँ पर कंसीडर कर लोगे, तो वी एल अपॉन वी आर, वी एल अपॉन वी आर, तो tan डेल्टा फाई इक्वल टू सो मच, या डेल्टा फाई इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स वी एल अपॉन वी आर कैन बी रिटन लाइक दिस, या ऐसे लिख सकते हो, कैसे, डेल्टा फाई इक्वल टू tan इनवर्स इसमें से चलिए, या अलग से कर दूँ, अलग से ऐसे कर दिया जाए। चलिए यहाँ पर देखिए, पहली लाइन से देखिए, या tan फाई इक्वल टू tan डेल्टा फाई इक्वल टू कितना हो बेटा, वी एल है ना, लिख सकते हो इसको आई आर, लिख सकते हो ओम्स लॉ। यहाँ पे क्या लिखते हो बेटा, सॉरी यहाँ आई है ना बेटा, एक्स एल, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आई आर, आई से आई कैंसिल, आई से आई कैंसिल, तो कितना आया, tan डेल्टा फाई इक्वल टू हाउ मच, एक्स एल अपॉन आर, इम्प्लाइज दैट डेल्टा फाई इक्वल टू tan इनवर्स क्या, एक्स एल बाई आर, एक्स एल बाई आर, तो देयर फॉर यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या है, आप इसको निकाल सकते हो गया। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, आरएल सर्किट, आरएल सर्किट, तो यह है तरीका सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल्स लगाने का। चलिए अभी जब इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, अभी थ्योरी चल रही है, अभी थ्योरी चल रही है, पहले पूरा क्या करिए, पूरे चैप्टर का, यानी कि एलसीआर सर्किट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। क्लियर, तो डू वेल, लर्न वेल, डू वेल, डू हार्ड लेबर। क्लियर, बहुत अच्छी तरह से तैयार करिए। क्या क्या हो, कैसे, कोई ऐसी एक लाइन ना हो पूरे चैप्टर में कि जो आपको लगे कि हमको ये नहीं आ रही है, लेकिन हम ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे कि आपको चैप्टर के शुरू से स्टार्ट किया, हर वीडियो अच्छी तरह से मन से पढ़ा, देखा, नोट्स बनाया, समझा उसको, और पूरे सारे एपिसोड बीच में कोई ब्रेक नहीं है, तो गारंटी ना टॉप कराऊंगा फिजिक्स में, यदि आप ना मीन्स 100% मार्क इन द नीट, इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, इन द IIT एग्जामिनेशन। ओके, बस आपको अच्छी तरह से मेहनत करनी है। ओके, कम ऑन द पॉइंट। तो ये हुआ हम लोग का आरएल सर्किट। अब हम चलते हैं आरसी सर्किट। आरसी, अब जब पहले थ्योरी पढ़ लिया जाए सारी सर्किट, उसके बाद में हम लोग इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स, और जहाँ से न्यूमेरिकल जो भी आ चुके हैं IIT एग्जाम में, पहले पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, नीट एग्जाम में पिछले 10 साल में जितने भी न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स से कम से कम 5 एपिसोड बनाएंगे ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 2, न्यूमेरिकल 3, न्यूमेरिकल 4, न्यूमेरिकल 5 करके जब वीडियो आएगा, जम करके उसे सारे न्यूमेरिकल को पढ़ डालिएगा, उससे बाहर कुछ आना नहीं है। तो लेकिन पहले थ्योरी, हाँ पहले थ्योरी। तो चलिए अब ले लीजिए, अब है पॉइंट हम लोगों का कौन सा, आरसी सर्किट। राइट नाउ आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, कौन सी सर्किट चले बेटा, एसी। आरसी, आरसी मीन्स कि एक ऐसा कोई सर्किट कि जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, अप्लाई किया है हम लोगों ने वही, हाँ तो छोटा बना दें थोड़ा सा, हाँ तो हम लोगों ने एक अप्लाई किया बेटा वोल्टेज एसी, ये है सर्किट, मान लीजिए सपोज करिए आर सी, कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज वी सी, और आर में जानते ही हैं वी आर, वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो बी श्योर व्हाट, बी श्योर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई।
प्लस डेल्टा फाई, आरसी सर प्लस डेल्टा फाई मीन्स अब इक्वेशन उठता है यह डेल्टा फाई का मान क्या होगा। तो अभी पीछे डिस्कस किया था कि डेल्टा फाई का मान हर हाल में 0 से ज़्यादा होगा और ये 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि π/2 से कम होगा, π/2 से कम होगा। बी श्योर, वाई? बिकॉज only let there is only R in the circuit, then the phase difference is 0, and let only C is the circuit, then phase difference becomes 90 degree, π/2. When these two taken together, the phase difference automatically, the phase difference will lie between the 0 and π/2, दोनों के बीच होगा। अब फिर वही फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करना बेटा इसका, तो फेजर डायग्राम। अब साइन कर्व हम लोग क्यों नहीं बनाए हैं? साइन कर्व इसलिए नहीं बनाए बेटा क्योंकि अब वो आर और एल की, जैसे आर की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, अब वो जैसे पहले जब π/2 था तो फिक्स था कि π/2 है, लेकिन अब वो π/2 नहीं है। बनाएंगे ठीक वैसे ही जैसे π/2 बनता है, लेकिन वहाँ पर लिखेंगे कि दिस इज़ नॉट 90 डिग्री, 90 नहीं है। तो जब 90 नहीं है सवाल है तब कितना है भाई? जब 90 नहीं है तो सवाल उठता है कि अब तब वो कितना लिखा जाएगा। तो वह डिपेंड करेगा व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, आर का मान कितना है, एल का मान कितना है, उस पर वह फेज डिफरेंस डिपेंड करेगा। फिलहाल फेजर डायग्राम ऑफ द सर्किट, तो राइट देयर व्हाट इज द स्टेप। सपोज दैट द मेन करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, टेकन दिस इज द मेन करंट आई, मेन करंट। तो जब यदि करंट आपने वहाँ पर ले लिया है तो जानते हो कि करंट इज अहेड, वनली लेट यू कंसीडर द वनली सी। यदि केवल हम सी को देखें तो आई हमेशा कहाँ पर होता है? केवल यदि सर्किट में सी होता है, यानी कि केवल कैपेसिटर होता, तो आई आगे होती कि पीछे वोल्टेज से? आई आगे होती, करंट अहेड होता है, वोल्टेज पिछड़ गया है। पीछे भी मैं पीछे वीडियो में सब या बहुत गजब का वहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ। तो चूंकि वोल्टेज पीछे होता बेटा, तो पीछे के लिए हमको बैक जाना होगा, माइनस में जाना होगा। ये VC हो गया, VC हो गया, और ये I। अच्छा, अब VR कहाँ पर होता है? तो जानते हो कि जो मेन करंट होती है I और जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज होता है VR, वह दोनों एक ही दिशा में हमेशा होते हैं, यानी कि इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। तो जब नहीं होता तो ये VR हो गया। अब फिर वही बात कि यहाँ पर हम V कैसे लिखें? तो देखिए, अब जब आप लिखेंगे तो नाउ माइंड, सपोज दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज, सपोज दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज। फिर वही सारी बातें चूँकि पीछे डिस्कस कर चुका हूँ तो फिर डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर। क्या कि यह स्केलर क्वांटिटी है वोल्टेज, कैसा एडिशन होता है? फाई डिपेंडेंट एडिशन। तो फाई डिपेंडेंट एडिशन गिव्स द, फाई डिपेंडेंट एडिशन गिव्स द सेम रिजल्ट एज द वेक्टर, बट इट इज नॉट वेक्टर। तो अब यहाँ पर हुआ क्या? V। क्या हुआ बेटा? ये क्या हुआ? V। कैसा? फाई डिपेंडेंट। तो क्या करिएगा? VR प्लस और क्या करिएगा? VC। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? अच्छा, दोनों के बीच में फिर डिफरेंस कितना है? तो दिस इज द डेल्टा फाई। अब क्या करेंगे? बाकी के नियम जानते हैं। पहली लाइन आप आ जाइए इधर, तो पहली लाइन आप लिखेंगे V फाई बराबर कितना हुआ? क्या लिखेगा? VR प्लस VC लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब यदि हम V का मान न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहे, फाई छोड़ दीजिए, अंडर रूट क्या लिखेंगे? VR², एडिशन वेक्टर एडिशन लगा दीजिए। अब VR² प्लस VC का स्क्वायर, बिकॉज दिट इज द फाई डिपेंडेंट। ले दिए वहीं पर कि फाई डिपेंडेंट क्यों लिखा गया? बिकॉज इट इज द फाई डिपेंडेंट। अब ये हटा दीजिए सर। हाँ, अब आगे बढ़िए। देखिए, तो फाई डिपेंडेंट है। अब क्या हुआ? अब V को क्या लिख सकते हैं आप? I Z। You know well that what is I Z now equal to अंडर रूट क्या? I R होल स्क्वायर प्लस IXC होल स्क्वायर ले सकते हैं। चलिए, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। I Z इक्वल टू I स्क्वायर, यहाँ भी I का स्क्वायर यहाँ पर भी है, बाहर लाइए I को, I बाहर आया, अंडर रूट क्या हुआ?
अंडर रूट क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर हुआ. दिस इम्प्लाइज दैट आई बिकम्स कैंसल्ड, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी होल स्क्वायर. अंडरलाइन दिस, so much ohm, z equal to so much ohm, z equal to under root r square plus x square. But you know now that you can write this equation in the form of क्या, z बराबर, हाँ बोलिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस और क्या 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर. ऐसे भी लिख सकते हैं. और कैसे लिख सकते हैं, ऊपर आ जाइए, यहाँ लिख दिया जाए. देखिए तो क्या, हाँ क्या z बराबर हो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर 4 ओमेगा बाय 2 पाई एफ तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर. तो यू कैन राइट दिस इम्पीडेंस सो मच ओम. क्लियर. तो ये था, क्या था यह, हाँ क्या था बेटा, ये था इम्पीडेंस. चलिए अब आपको निकालना हो एडमिटेंस. तो नो प्रॉब्लम, जानते हैं कि इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एडमिटेंस बन जाएगा, जैसा पीछे अभी बताया. हो गया. आइए अगला पॉइंट. अब जा देखिए, मान लिया कि आपको निकालना है वाई एडमिटेंस, तो क्या कहेंगे 1/z कर देंगे, सब कुछ उसका रिवर्स हो जाए. एंड नाउ द पॉइंट दैट व्हाट इज दिस cos फाई, डेल्टा फाई कैसे निकालोगे, निकाल दीजिए. tan डेल्टा फाई बराबर क्या लिखेगा, देखिए दिस इज द पैरेलल टू दिस, देयरफॉर दिस विल बी दिस इक्वल, दोनों बराबर होंगे यार. VC यहाँ है, मन में सोचिए VC यहाँ पर है, इसका tan थीटा निकालिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि VC अपॉन VR. तो VC अपॉन VR tan डेल्टा फाई बराबर VC को क्या ले सकते हैं, I इंटू एक्स सी अपॉन I इंटू आर. I कैंसल्ड, तो tan डेल्टा फाई इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर, या डेल्टा फाई बराबर tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर. ओके, तो दिस इज द फेज डिफरेंस आपने निकाल लिया. हो गया. चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए. आइए अब यहाँ पर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट. तो आरएल में भी और आरएल में भी और आरसी में भी यदि आपसे पावर फैक्टर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे. पावर फैक्टर आप जानते हैं, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई. पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई के बराबर होता है हमेशा, चाहे वह कोई भी सर्किट हो, पावर फैक्टर हमेशा ही क्या होगा, वह cos फाई के बराबर होगा. तो लिख दीजिए पावर फैक्टर बराबर कितना हुआ, पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई हुआ ना. पावर फैक्टर को क्या कहते हो, cos फाई. अब cos फाई की निकाल दीजिए, सर्किट का कितना हुआ, तो cos फाई बराबर cos फाई, माइंड हियर दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, दिस इज द हाइपोटेनस. तो और इसी को यहाँ पर क्या है, इसी को क्या कहेंगे, z कहेंगे आप इसको आप क्या कहेंगे, एक्स सी कहेंगे. जब आरएल वाले में क्या कहते हैं, यहाँ पर एक्सीएल था, आप लिख सकते हैं वहाँ पर. तो अब देखिए cos फाई बराबर कितना हुआ, cos फाई बराबर हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं, cos फाई को क्या लिख सकते हैं, VR बेस अपॉन हाइपोटेनस, VR अपॉन z. या ऐसे लिखिए VR को क्या लिख सकते हैं, IR. Z को क्या लिख सकते हैं, I. यहाँ पे कौन सा है ना बेटा, ये फाइनल ऐसे लिखिए, ये क्या है, फाइनल वोल्टेज V. और V को फाइनल वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, I इंटू जेड. I कैंसिल, क्या लिख सकते हैं, R/Z. तो हाँ अब इसके आगे बढ़ा जाए. चलिए तो पावर फैक्टर कितना होगा, तो इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना हो गया. देखिए तो कहीं पर भी किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर यदि निकालना होगा तो क्या किया जाएगा, तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है बेटा, कॉस. पावर फैक्टर बराबर कितना होता है, तो लिख दीजिए कि ये होता है cos डेल्टा फाई. अब cos डेल्टा फाई बराबर पावर फैक्टर यानी कि PF पावर फैक्टर, cos डेल्टा फाई बराबर पावर फैक्टर इक्वल टू हाउ मच,
R/Z। क्लियर? अब या तो R/Z को क्या ले सकते थे आप? हाँ, यहाँ पर देखिए VR अपॉन क्या? V, या और क्या ले सकते थे पावर फैक्टर को? पावर फैक्टर R को R रहने दीजिए, Z जानते हैं क्या? R² प्लस XC का होल स्क्वायर, ये लिख सकते थे। RL सर्किट रही होती तो क्या होता? पावर फैक्टर हो गया, ये बन गया होगा सबका, हटा दिया जाए इसको। हाँ, अब आ जाइए। यदि मैं कहूँ आपसे कि पावर फैक्टर RL सर्किट का कितना था? पावर फैक्टर ऑफ RL सर्किट तो कितना था? PF इक्वल टू, बोलिए जल्दी, R/√, क्या? R² प्लस XL का स्क्वायर। ये था पावर फैक्टर RL सर्किट का। XL के स्थान पर, XC के स्थान पर XL हो जाएगा बस पावर फैक्टर। तो आप पावर फैक्टर इसका निकाल सकते हैं। क्लियर? और पावर जब फैक्टर निकाल लेंगे, अब मान लीजिए आपको कंज्यूम्ड पावर निकालना है, सर्किट है हमारी RL या RC, और हमको पावर, एवरेज पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड, देखिए माइंड हियर, राइट द पॉइंट, एवरेज पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल इन RL और RC सर्किट, किसी भी में बताना हो तो क्या नियम होगा? चलिए लिखिए, P एवरेज बराबर हाफ, मालूम है ना, पीछे बता चुका हूँ सब कुछ, लास्ट वीडियो में सब कुछ। ऐसे लिख दीजिए VR/MES इंटू IR/MES इंटू कॉस डेल्टा फाई, वही डेल्टा फाई कॉस डेल्टा फाई, देखो वही डेल्टा कॉस फाई जो आप यहाँ निकाले हो। तो कॉस फाई निकालोगे और तब फिर इसे वैल्यू रखोगे, इसको सॉल्व करोगे। ठीक, चलो अब इसको और क्या ले सकते थे? P, हाँ VR/MS बोलिए, हाँ हाफ V0 I0 इंटू क्या? कॉस डेल्टा फाई। ओके, तो देखो बेटा, जब आपको एवरेज पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल निकालनी होगी तो आप पहले देखोगे कि वह RL सर्किट है कि RC सर्किट है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम Z का मान निकालना होगा। इस Z का मान निकालना होगा, पहले देखिए Z का मान निकालना होगा, यहाँ पर भी Z का मान निकालना होगा। Z का मान निकाल करके पावर फैक्टर निकाल दोगे, फटाफट निकाल दोगे। इसके न्यूमेरिकल थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, और ये याद रखिएगा कि RLC सर्किट के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सब कैलकुलेटिव होंगे, यानी कि लॉन्ग उसका जो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, यानी सॉल्व का जो मेथड होता है बेटा, वो लेंदी होता है। छोड़ोगे क्या? नहीं ना? हाँ, कभी नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है। अब मान लो सिंपल क्वेश्चन पूछा तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल पूछ दिया ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेट करना होता है। डोंट वरी फॉर दैट, मैं सब प्रैक्टिस कराऊंगा। चलो ओके, कम ऑन। तो क्लियर हो गए? तो ये था RL सर्किट बेटा। तो RL सर्किट पूरी हो गई आपकी, RC सर्किट पूरी हो गई, एक एक चीज़ें सब कुछ क्लियर हो गया। जो भी कुछ छूटेगा बचेगा तो हर वीडियो में कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ हम लोग पढ़े और वहाँ कुछ बात छूटी हुई है तो फिर आगे नहीं होगा कहीं पर भी, यानी कि वह चैप्टर फिनिश होते होते उस चैप्टर का कुछ भी बचेगा नहीं, उसी पूरी की पूरी ज़बरदस्त धुनाई हो जाएगी। ओके, आ जाओ अगला पॉइंट, नेक्स्ट। हाँ, अगला पॉइंट बेटा, तो अब कौन सा बचा हुआ है? RL हो गया, RC हो गया, अब हम चलते हैं LC पर। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है LC। वो क्या होता है? वो क्या होता है? तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे अब आने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब कुछ। नीट 2021 में 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जिसका ये चैप्टर नहीं तैयार हुआ होगा उसके साथ क्या हुआ होगा। आइए कमान, चल बेटा, तो अब ले लीजिए
एलसी सर्किट, एलसी सर्किट कौन सा, एसी में हम लोग पढ़ा बेटा एलसी सर्किट। तो सपोज किया जाए कि यहाँ पर ना एक बैटरी ले लिया जाए, पहला काम कर जाए ये बैटरी ले लिया जाए। हाँ बेटा एक बैटरी ले लेते हैं हम लोग, चलो एक बैटरी ले लिया और एक बैटरी से ना एक कैपेसिटर अटैच कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, चलिए एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाए और एक इससे इंडक्टर कॉइल जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, चलो एक इंडक्टर कॉइल जोड़ दिया जाए। ये मल्टी प्लग है, इसको क्या बोलते हैं बेटा ना, इसको बोलते हैं मल्टी प्लग, एक स्विच होता है मल्टी प्लग स्विच होता है बेटा, ये टाइप का स्विच है यार। और यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास बैटरी है, भी वोल्टेज है उसका, ये हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर सी कैपेसिटेंस है, यह हमारे पास एक इंडक्टर कॉइल है एल है। ओके चलो बेटा एलसी सर्किट कैसे बनाओगे। हाँ हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा सी है ना वह आइडियल है और जो हमारा एल है वो भी आइडियल है, यानी कि यह जो सी है वह रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा इनफाइनाइट और जो एल है वह कर रहा होगा जीरो, यानी कि इसमें ओहमिक रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ध्यान देना बेटा, सी में ओहमिक रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और एल में ओहमिक रेजिस्टेंस जीरो है, तो इसे कहेंगे हम व्हाट आइडियल, क्लियर, आइडियल है। ओके अब चलिए अब इसके बाद क्या करना बेटा, अब यहाँ पर एक स्विच होता है, यहाँ पर एक स्विच है, अब इस स्विच को क्या करो, हमको कैपेसिटर को चार्ज करना है ना, तो इस स्विच को क्या करिए इधर ऑन कर दीजिए, यानी कि इस पे लगा दिया, देखो ये स्विच है, यस स्विच को यहाँ कर दिया। अब जब चाहोगे तो इसको ऑन कर दोगे, तो यहाँ पर ऑन कर दोगे, लेकिन अभी हमने क्या किया, इसको ऑन कर दिया। इसमें प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, कैपेसिटर इज चार्जिंग, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया ना, तो डिस्कनेक्टिंग कैपेसिटर आफ्टर फुली चार्ज्ड, यानी कि कैपेसिटर को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, पूरा चार्ज हो गया ना तो इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो चार्ज हो गया, देख लो चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, अरे हाँ बोल दो भाई चार्ज हो गया, चलो भाई चार्ज हो गया, तो चार्ज हो गया तो ले लो ना, क्या करना है यहाँ पे बना दो एक अलग फिगर, हाँ देखो पूरा चार्ज हो गया, हाँ जानते ही हो कैपेसिटर का एक अलग से एपिसोड बना हुआ है बेटा, वहाँ पर जाकर के ज़बरदस्त पढ़े होंगे, अवश्य पढ़े होंगे, आप यदि अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं तो अवश्य पढ़े होंगे। तो ओके देखो यहाँ सी है, पूरा चार्ज हो गया कैपेसिटर, जब पूरा चार्ज हो गया ना, जब ये पूरा चार्ज हो गया तो इस स्विच को यहाँ अटैच कर दिया, इससे जोड़ दिया, किससे, इंडक्टर कॉइल से, और अब ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो डिस्कनेक्ट किया और इससे हमने जोड़ दिया। अब क्या हो रहा है, तो यही हम लोग का टॉपिक है कि यदि एक फुली चार्ज कैपेसिटर किसी इंडक्टर कॉइल से जोड़कर छोड़ दिया जाए तो क्या होता है। तो चलिए दिखाता हूँ कि क्या होता है। क्या पढ़ रहे हो, एलसी सर्किट पढ़ रहे हो बेटा। ओके क्या होता है, तो देखो क्या होता है। ओके तो ये था हमारा इंडक्टर कॉइल, ये फुली चार्ज होने के बाद में ना, फुली चार्ज होने के बाद में क्या हुआ देखो, तो फुली चार्ज होने के बाद, हाँ फुली चार्ज हो गया, और फुली चार्ज होने के बाद में अब देखिए क्या हो रहा है। जानते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है और ये नेगेटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज हुआ है तो क्या हो रहा होगा, ये मेटल है, ये जानते हो कि मेटल का बना हुआ है, कंडक्टर का बना हुआ है इंडक्टर कॉइल। क्या होता, ऑलरेडी हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। तो यहाँ पर यह एक इंडक्टर कॉइल है, ये कैपेसिटर है, क्लियर। तो जब ये फुली चार्ज हो गया था तो इसके पास एनर्जी कितनी थी, तो जब ये फुली चार्ज, यहाँ पर आइए मैं लिखता हूँ, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आफ्टर फुली चार्ज, आफ्टर फुली चार्ज एनर्जी कितनी है उसके अंदर, आप फुली चार्ज कितना बेटा एनर्जी, तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर है, Q स्क्वायर बाई
हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी ले लिया जाए। क्लियर है? तो ये इसके पास एनर्जी थी। कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है वह कहाँ पर होती है? कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है वो कहाँ पर होती है और कैसी एनर्जी होती है? तो ये एनर्जी होती है, नोट करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कैसी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। कहाँ पर होती है? यह दोनों जो प्लेट हैं इन दोनों प्लेटों के बीच होती है। किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नोट किया? ये जो एनर्जी आती है U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ सी भी स्क्वायर या हाफ क्यू भी, ये जो एनर्जी आती है कैपेसिटर में, हाफ कहाँ से आता है बटा 2 क्यों आता है? पीछे ना वीडियो में कैपेसिटर वाले में सब कुछ वहाँ पर बहुत गजब का एक्सप्लेन है, वहाँ पर जाके पढ़ लेना बेटा। तो ये हाफ इतनी एनर्जी होती है कैपेसिटर की, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, यह इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ना, यहाँ देखो यह इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यह स्टोर होती है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। कैसी पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब होगा क्या? तो जो ही आपने इसको छोड़ दिया इसके बाद होगा क्या? कम ऑन द पॉइंट। देखो ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। परिणाम क्या होगा? यह मेटल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में होते हैं, उसे मेटल कहते हो, उसे कंडक्टर कहते हो ना, अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हूँ। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स तुरंत ये खींचना शुरू कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर खींचना शुरू करेगा तो करंट इधर बहना शुरू हो जाएगी, यानी कि करंट विल स्टार्ट्स टू फ्लो, ए करंट विल स्टार्ट्स टू फ्लो। अब तो जैसे जैसे यहाँ करंट बहेगी तो इसका जो फ्लक्स होगा ना, या माइंड, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा फाई, तो फाई फ्लक्स कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स बताया, इंडक्टर कॉइल है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई बी इंक्रीजेज, फाई बी इंक्रीजेज। लेकिन जानते हो इंडक्टर कॉइल है और इसमें फ्लक्स बढ़ेगा तो इस करंट के बहने का अपोज करेगा ना। फ्लक्स बढ़ रहा है तो जानते हो कि लेंज ला क्या कहता है? कहता है कि कहीं पर भी यदि फ्लक्स में कोई चेंज हो रहा हो तो दोनों, यदि सर्किट कंप्लीट है तो उसमें करंट बहने लगती है, और उस करंट का और इंड्यूस्ड ईएमएफ, उस करंट को कहते हो इंड्यूस्ड करंट। तो उस इंड्यूस्ड करंट का और उस इंड्यूस्ड वोल्टेज का डायरेक्शन ऐसा होता है कि वह उसी कारण का विरोध करता है जिस कारण के द्वारा वह प्रोड्यूस होता है। तो जिस कारण के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है वह इसका विरोध करेगा, यानी कि आई का विरोध करेगा, आई को बढ़ने नहीं देगा। तो जब आई को बढ़ने नहीं देगा तो परिणाम क्या होगा? दैट विल डिले, यानी कि ग्रोथ ऑफ करंट विल डिलेड। और जानते हो कि डिलेइंग प्रॉपर्टी ही इंडक्शन की मेन प्रॉपर्टी होती है। यानी कि जो एक इंडक्टर कॉइल होता है, जो एक इंडक्टर कॉइल होता है उसका मेन काम ही होता है कि यदि ग्रोथ हो रहा हो तो ग्रोथ का विरोध, और यदि डीके हो रहा हो तो डीके का विरोध। यही तो मेन कॉइल है। इसीलिए कहते हैं कि इंडक्टेंस, यानी कि इंडक्टर कॉइल में एक जो इंडक्टेंस होता है वह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होता है। यानी कि क्या होता है? यह क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होता है। और इसी इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के कारण ये क्या करता है? विरोध करता है ना। यानी कि जिस अवस्था में वो रहता है उसी अवस्था में उसको रहने देना चाहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं चाहता। और यही प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ की यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? यही प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। माइंड हियर, यही प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। तो इंडक्टर कॉइल क्या होता है? यानी कि यह एक टाइप का इंडक्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। तो यह विरोध कर रहा है, इसकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देगा। परिणाम क्या होगा? लेकिन चूंकि ये ज़्यादा पोटेंशियल पर है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, या ज़्यादा पोटेंशियल पर है, परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि करंट बहती रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहेंगे, बहती रहेगी करंट।
यानी कि करंट फ्लो करना शुरू कर दी। तो जैसे जैसे फ्लो करना शुरू करेगी कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये पहले क्या हुआ, पहले स्टेप पर क्या हुआ कि कैपेसिटर सी क्या हुआ, डिस्चार्जिंग। क्या हुआ, डिस्चार्ज। कैपेसिटर डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर पे चार्ज धीरे 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 कम होना शुरू होगा। और जब कैपेसिटर का चार्ज धीरे धीरे कम शुरू होगा तो ये फील्ड धीरे धीरे कम शुरू होगी, अर्थात ये कम होना शुरू हो जाएगी। जब यहाँ पर फील्ड कम होगी तो यहाँ पर फील्ड बढ़ने लगेगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, क्या क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स घटेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अब स्टोर होना शुरू हो गई, स्टोर होना शुरू हो गई। किसमें किसमें, अब यहाँ पर इलेक्ट्रो ना, ये भी एक कौन सी एनर्जी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है बेटा कौन सी एनर्जी, अब यहाँ शुरू हो गई मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यह मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो गया, हो गया। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में देखो स्टोर होना अब ये शुरू हो गया, ठीक है। चलिए, तो जानते हो कि धीरे 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 यह डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। जब ये 100%, तो कभी भी कोई भी कैपेसिटर 100% डिस्चार्ज नहीं होता, कभी भी कोई भी कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं होता, क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की दोनों ही एक्सपोनेंशियल प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं, ये टॉपिक अभी आएगा कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अलग से हेडिंग होगी, अभी अगले एपिसोड में आएगा। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द इंडक्टर कॉइल, अलग से हेडिंग होगा वह। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कभी जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कभी भी वह अपने पीक पोटेंशियल को प्राप्त नहीं कर पाता। पीक पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए यानी कि उसमें समय कितना लगता है, इसीलिए समय लगता है इनफाइनाइट। जिस तरह से रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस कभी 100% कंप्लीट नहीं होती, 100% कंप्लीट होने के लिए उसे इनफाइनाइट अनंत काल का समय लगता है, ठीक वैसे ही कैपेसिटर को चार्ज होने में 100% चार्ज होने में इनफाइनाइट समय लगता है। या कोई कैपेसिटर पहले से चार्ज है और उसको डिस्चार्ज 100% हम करना चाहें तो वह समय कितना लगेगा, इनफाइनाइट। लेकिन उसकी वैल्यू जब बहुत कम हो जाती है, लगभग नगण्य हो जाती है, तब हम कहते हैं कि वो 100% डिस्चार्ज हो गया। और जब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है, उसे बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे बढ़ती है, एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है। एक्सपोनेंशियल कर्व कभी भी कंप्लीट होता नहीं, कहीं पर भी एक्सपोनेंशियल प्रोसेस कंप्लीट होने में अनंत समय लेता है, इनफाइनाइट टाइम लेता है। तो चूंकि रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर कॉइल, डिस्चार्जिंग ऑफ द इंडक्टर कॉइल, ये सब के सब कैसे प्रोसेस है, ये सब के सब कैसे प्रोसेस है, ये सब के सब एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है ना, एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है। जैसे एक्सरे किसी मीडियम में, एब्जॉर्प्टिव मीडिया में जा रही है तो कहते हैं कि इंटेंसिटी एक्सरे की कहाँ पर शून्य हो जाएगी, वो भी इनफाइनाइट लेंथ पर शून्य होती है। I = क्या फार्मूला आता है एक्सरे में, कैपिटल I = I नॉट e पावर माइनस म्यू एक्स। म्यू क्या है, कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम, और एक्स क्या है, लेंथ ऑफ द मीडियम। तो दैट लाइक हियर आल्सो। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिलहाल यहाँ पर हुआ क्या, फाइनल आंसर पे चला जाए यहाँ पर। तो अब यह हाफ जो मैक्सिमम एनर्जी थी, हाफ Q²/C पर, यह मैक्सिमम जो एनर्जी थी इसके अंदर, और धीरे धीरे स्टोर हो गई। और जब यह लगभग, हम वही बात रही कि जब यह डिस्चार्ज हो गया तो हम कहेंगे कि वह 100% डिस्चार्ज हो गया। तो जब यह 100% डिस्चार्ज हुआ तो टोटल एनर्जी यहाँ आ गई। अब जब टोटल यहाँ की टोटल एनर्जी कितनी हुई, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टोटल एनर्जी हुई ना, वो कितनी हुई, तो मैक्सिमम करंट इसके अंदर जो प्रोड्यूस हुई थी, सपोज किया जाए कि वह I0 थी, तो U बराबर कितनी हो गई, हाफ LI0², हाफ LI0²। अब अवश्य ही ये दोनों एनर्जी आपस में बराबर होंगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन से देखा जाए तो कंजर्वेशन लॉ से देखा जाए तो क्या मिल रहा हम लोगों की, कि हाफ Q²/C = हाफ
एल आई नॉट स्क्वायर, मिला ना, हाफ आई नॉट स्क्वायर। और दोनों साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आएगा बेटा, तो आप क्या कर सकते हैं कि हाफ हाफ यहाँ से हटा सकते हैं और क्यू स्क्वायर बाई सी इक्वल टू एल आई नॉट स्क्वायर। अब यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल से यहाँ से आता है आपको सॉल्व करने के लिए। अब क्या करिएगा, चलिए हाँ अब इस सर्किट को हटा दें, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, बना चुके होंगे आप। चलिए ओके, कम ऑन द पॉइंट। हाँ अब ये जो दोनों एनर्जी है ना, तो क्या मिला हम लोगों को, हम लोग पाए यहाँ पर कि Q स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू कितना हुआ, एल आई नॉट स्क्वायर। मैक्सिमम करंट यू कैन नाउ डिटरमाइन बाय दिस इक्वेशन कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट व्हिच करंट इज प्रोड्यूस्ड हियर, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो आई नॉट स्क्वायर इक्वल टू एल इधर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन एल सी। मैक्सिमम करंट कैसे निकालोगे, आई नॉट स्क्वायर इक्वल टू एल सी, यानी कि आई नॉट बराबर कितना हुआ, क्यू अपॉन अंडर रूट एल सी। तो कीप इन माइंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस्ड इन द एल सी सर्किट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस्ड। निकाल लिया, नोट करिए फास्ट, हो गया। आइए अगला पॉइंट। अब हाँ अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। अब सपोज कर लिया जाए कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं कि यह पूरा 100% डिस्चार्ज हो गया है और ये अब इसे फुल एनर्जी से फुल हो गया है। क्लियर, चूँकि इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा था, अब इलेक्ट्रॉन इधर, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा नहीं सकता। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे माइंड फिर से सुनिए ध्यान से कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अब यह डिस्चार्ज हो गया, तब हाई पोटेंशियल पे था, तब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता। अब चूंकि ये वाला जो प्लेट हमारी थी, ये वाली जो दूसरी वाली हमारी प्लेट थी, और नेगेटिव टर्मिनल पे थी, कैपेसिटर है ना, तो नेगेटिव टर्मिनल थी। लेकिन अब यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल नहीं रहेगा क्योंकि डिस्चार्ज हो गया है। अब यानी कि यह सिंपल मेटल प्लेट हो गई है। अब यहाँ एनर्जी है ज़्यादा, यहाँ एनर्जी है ज़्यादा, यहाँ एनर्जी हो गई जीरो, अप्रॉक्स जीरो, तो यहाँ हो गई जीरो, यहाँ मैक्सिमम एनर्जी है इसमें। कि अब ये इंडक्टर कॉइल क्या करेगा, इस कैपेसिटर को, इस प्लेट को फिर से चार्ज करना शुरू कर देगा। अब परिणाम क्या हुआ कि पहले था ये प्लेट प्लस था पहले ना, ये प्लेट प्लस था पहले, याद है ना, और ये माइनस था। अब क्या हुआ, अब रिवर्स हो गया। यानी कि यदि मैं दूसरा डायग्राम बना दूँ तो अब क्या होगा, देखिए, तो अब क्या होगा, दूसरा डायग्राम यदि बना दिया जाए तो अब क्या होगा कि अब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। सब कुछ ऐसे ही रहा ना, बस डायरेक्शन सब कुछ का रिवर्स हो गया। अभी भी एल है, अभी भी सी है। मीन्स कि ये जो इंडक्टर कॉइल है अब ये कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन में। अब ये चार्ज हो गया, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अब ये अपनी एनर्जी को लॉस करने लगा। लॉस इन द सेंस कि अब यहाँ स्टोर होने लगा। तो अब यह मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट होने लगी किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में फिर से कन्वर्ट होने लगी। तो अब यहाँ जो एनर्जी थी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, अब यहाँ फिर बदल गई किसमें, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी में बदलना शुरू हो गई। अच्छा, अब जब यह बदलना शुरू हो गई, करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। पहले करंट का डायरेक्शन इधर था, अब करंट का डायरेक्शन इधर हो गया। यानी कि अब करंट उल्टे दिशा में बहना शुरू हो गई। वही करंट जो अभी हम लोग यहाँ निकाले हैं, वो करंट उल्टे दिशा में बहना शुरू हो गई। परिणाम क्या होगा, अब जाते देखिए, अब परिणाम क्या होगा कि ये ना, देखिए परिणाम क्या होगा कि अब ये चार्ज होना शुरू हो गया ना, ये चार्ज होना शुरू हो गया, ये फुली चार्ज हो गया। अब फुली चार्ज हो गया, फिर करंट इधर बहना शुरू हो गई। मीन्स कि यह एनर्जी, यानी कि यह कैपेसिटर पहले फुली चार्ज था, फिर डिस्चार्ज हुआ तो एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। अब यह एनर्जी इस कैपेसिटर को चार्ज करी, जब ये फुली चार्ज होना शुरू हुआ तो करंट उल्टे दिशा में बहना शुरू हुई। अब ये फुली जब चार्ज हुआ, करंट उल्टे दिशा में बहना शुरू हुई। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। सवाल यह है कि क्यों चलता रहेगा, इसलिए चलता रहेगा क्योंकि हम लोग पहले ही बोले हैं कि हमारा एल कैसा है, आइडियल। तो जब आइडियल है तो आर का मान क्या है, जीरो। तो हीट का लॉस कितना हो गया, जीरो। क्यों, क्योंकि एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं। बात रही कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर भी कैसा था,
आइडियल, उसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रही है, एनर्जी का लॉस कोई होना ही नहीं है, तो लॉस इसमें भी कितना है, 0। तो फिर हाल थ्योरेटिकली यदि देखा जाए, जो हम लोग के पास यहाँ से है, तो यदि थ्योरेटिकली देखा जाए ना, थ्योरेटिकली देखा जाए यदि थ्योरेटिकली देखा जाए तो लॉस ऑफ एनर्जी इन प्योर शब्द लगाना है जरूरी आइडियल के लिए, तो इन प्योर एलसी सर्किट में क्या है, लॉस बराबर 0 है, यानी कि किसी भी एनर्जी का लॉस, किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस कोई नहीं होता है यदि ये सर्किट प्योर एल एंड प्योर सी है तो। लेकिन फिर है बात, लेकिन ये इंडक्टर कॉइल किसका बना हुआ होता है, मेटल का, और कोई ऐसा मेटल नहीं है, एक सुपर ही कंडक्टर है, सुपर कंडक्टिविटी कि जो 0 केल्विन पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है ना, तो नियर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ही कोई भी मेटल, कोई भी कंडक्टर ना सुपर कंडक्टिविटी शो कर सकता है। तो अब यहाँ पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी पास में रेजिस्टेंस ना हो, तो प्रैक्टिकली यदि देखेंगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, और वह कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज इनफाइनाइट टाइम तक यह क्या करता रहता है, ऐसे ही चलता रहता। क्या चलता रहता, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ऐसे अनंत समय तक यह क्या होता, कन्वर्ट होता रहता एक दूसरे में, कन्वर्ट अनंत समय तक। लेकिन चूंकि आइडियल कॉइल मिलना असंभव है, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो कुछ न कुछ एनर्जी अवश्य लॉस होती होगी। ओके, तो थ्योरेटिकली हम कहेंगे कि कोई लॉस नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि आपसे कहा जाए कि एनर्जी लॉस होती है कि नहीं, तो आप कहेंगे कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है। लेकिन कहा जाए कि प्रैक्टिकली क्या होता है, वास्तव में क्या ऐसा संभव है, तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि इंडक्टर कॉइल, आइडियल इंडक्टर कॉइल मिलना संभव नहीं है। ऐसा कोई इंडक्टर कॉइल नहीं है कि जिसमें कोई न कोई कुछ न कुछ उसमें ओहमिक रेजिस्टेंस ना हो। परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा कि ड्यू टू सम ओमिक रेजिस्टेंस, energy losses. So in practical होना क्या चाहिए था, थियोरेटिकली रिजल्ट तो ऐसे होना चाहिए था। एनर्जी का यदि ग्राफ खींचो समय के साथ, तो ऐसे होना चाहिए, एनर्जी इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर एनर्जी है, यदि एनर्जी चाहे जैसी हो, एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो तो भी, मैग्नेटिक हो तो भी, और समय के साथ यदि मैं ग्राफ खींचूँ तो दिस विल बी द शेप। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था ना, मीन्स ऐसे, फिर से यहाँ पर देखिए, एनर्जी ऐसे वेरी करना चाहिए था, समय के साथ एनर्जी को ऐसे वेरी करना चाहिए। ये क्या है, एनर्जी ऑफ एलसी सर्किट, लेकिन ये कौन सा रिजल्ट, थ्योरेटिकल रिजल्ट। और लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है, देखिए, तो प्रैक्टिकल रिजल्ट मीन्स कि एक्चुअल में ऑसिलेटरी, ये ऐसा होना चाहिए था, शुड बी सो लाइक दिस। लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी कि समय के साथ हम देखेंगे तो एनर्जी इसकी इस तरह से नहीं वेरी करती, ऐसे तो इनफाइनाइट समय तक रहनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होता। डैम्प्ड ऑसिलेशन, यस, एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज दिस। क्लियर हो गया, वेरिएशन ऑफ द एनर्जी राइट देयर, फर्स्ट क्लास नोट करिए। क्या पढ़ रहा है, एलसी सर्किट पढ़ रहे हैं कि धुनाई हो रही है, धुनाई हो रही है, क्या, क्यों, कैसे। ओके, कम ऑन द पॉइंट, हो गया, जल्दी नोट करिए। एनर्जी वेरिएशन
अब सवाल हुआ कि ये यहाँ पर इसका यदि मैं ग्राफ खींच रहा हूँ तो इस एनर्जी का वेरिएशन समय के साथ ऐसा हो रहा है, ये तो ऑसिलेटरी है, ऑसिलेशन हो रहा है। हाँ, ऑसिलेशन हो रहा है। ऑसिलेशन कैसा? क्या सर्किट जैसे सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है, इधर से उधर ऐसे जाता है, क्या वैसे ऑसिलेशन हो रहा है? नो। तो अब कैसा ऑसिलेशन? एनर्जी का ऑसिलेशन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस कन्वर्जन को ऑसिलेशन कहते हैं। तो लिखिए वहाँ पर ना, एक क्लियर होइए पहले कि ऑसिलेशन होता ही क्या है। कहते हो ऑसिलेटरी सर्किट, तो सर्किट ऑसिलेट करती है क्या? नो 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 नो, एनर्जी ऑसिलेट करती है। हो गया? चलिए, तो अब आ जाइए। हाँ, ग्राफ बन गया होगा आपका, ग्राफ खींच लीजिए जल्दी से। चलिए आगे आइए। तो कहते हो कि ऑसिलेशन कहते हो ऑसिलेशन। तो एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय द ऑसिलेशन? द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी into magnetic potential energy, and again the reverse, then vice versa. And या ऐसे लिख दिया जाए कि into magnetic potential energy and again magnetic potential energy into electrostatic potential energy and repeated it continuously. Okay, continuously, and repetition of this is in the continue process. चलो बेटा फिर से सुनो एक बार, ऑसिलेशन क्या हुआ बेटा यहाँ पर? व्हाट डू यू मीन बाय द एलसी ऑसिलेशन? द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड अगेन रिवर्स मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड रिपीटेड इट कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड व्हाट? ऑसिलेशन। तो वह सिंपल पेंडुलम वाला ऑसिलेशन मत समझिएगा ना, एनर्जी का कन्वर्जन। अब सवाल हुआ कि अभी जो हम लोग ग्राफ बनाए थे तो एक सेकंड में कितनी बार? नाउ द क्वेश्चन दैट एक सेकंड में कितनी बार? चलिए आ जाइए अगला पॉइंट। हाँ बेटा, अब तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कन्वर्जन in 1 second is called what? Is called frequency of LC, is called frequency of the LC circuit. Now be sure that what do you mean by the frequency of LC circuit? हो गया? आइए अब अगला पॉइंट। अब यहाँ पे और क्या बेटा, जल्दी से देखा जाए इन सब सारी बातों को, क्या क्यों कैसे, P100 फिजिक्स। ओके चलिए, अब आई बात फेजर डायग्राम इसका कैसा होगा। फेजर डायग्राम कैसा होगा, ड्रा कर दीजिए। यदि मेन करंट आई ये हो तो जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, अब यहाँ पर होगा एक्सएल और यहाँ पर होगा एक्सी, नो प्रॉब्लम। वाई इट इज सो? बिकॉज यू नो वेल दैट द एक्सएल voltage across the inductor always pi by a head
always ahead by pi by 2 in comparison to the current. And in the capacitor voltage, हाँ यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं बेटा, VL लिख दिया जाए और VC, तो एक्सेल भी ले सकते हैं, VL भी ले सकते हैं। तो VL ग्राफ वही होगा दोनों का, तो VL ahead than this, VC ahead, ओके, एंड देयरफॉर व्हाट विल बी नाउ द रिजल्ट। तो यदि VL ज़्यादा है, VL ज़्यादा है तो ऊपर, VC ज़्यादा है तो नीचे, दोनों का रिजल्ट में निकालूं तो VL माइनस VC, VL माइनस VC, लेकिन पोटेंशियल सोर्स तो एक ही है, तो VL और VC यहाँ दोनों बराबर है ना। तो सिंस यू नो नाउ दैट, यदि मैं कहूँ आपसे कि यह रिजल्ट, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे VL माइनस VC रिजल्टेंट हुआ ना। लेकिन क्या दोनों आपस में बराबर हैं, तो VL माइनस VC का मान क्या होगा, 0। तो सिंस VL माइनस VC इक्वल टू 0 मीन्स कि VL इक्वल टू VC मीन्स कि I, करंट एक ही बह रही है दोनों में करंट बराबर है, तो I XL इक्वल टू I इंटू XC, I कैंसिल, XL बराबर XC। कीप इन माइंड मीन्स अब हुआ क्या कि XL बराबर XC हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि XL बराबर XC हो जाए, जब ऐसा सिचुएशन आएगा यानी कि XL बराबर XC हो जाए, तो जब ऐसा सिचुएशन आए इसे कहेंगे कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, कैसा रिजोनेंस, इलेक्ट्रिकल, तो इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस, यानी कि जब नेट VL बराबर VL माइनस VC का मान क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो कहेंगे कि यह कंडीशन ऑफ रिजोनेंस है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में सिंस XL माइनस XC है और यू नो दैट Z इक्वल टू XL माइनस XC है, क्योंकि R इसमें है नहीं, अब ये दोनों हो गए बराबर, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, 0। कब, एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस। ध्यान दीजिएगा कि XL बराबर XL माइनस XC, XL माइनस XC होगा Z बराबर ना। देखिए क्या है बेटा, XL बराबर XC, कंडीशन XL बराबर XC हो गया ना, तो XL बराबर XC, Z बराबर XL माइनस XC होता है, तो Z बराबर 0 एट द टाइम ऑफ द रिजोनेंस। यदि कहीं पर इम्पीडेंस 0 हो जाए, इसका मतलब कि करंट कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि I जो पीक की बात हो रही थी, यदि ऐसा सिचुएशन हो एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस व्हाट विल हैपन, तो V0 माना कि पीक पोटेंशियल है, Z या नेट Z है, तो I नॉट बराबर V0 अपॉन 0, दैट विल इनफाइनाइट, कब, एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस। नोट करिए अच्छी तरह से। किस अवस्था को आप कहेंगे रिजोनेंस, क्वेश्चन, किस अवस्था को आप कहेंगे रिजोनेंस या इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस ना, अनुनाद हिंदी में, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस किस अवस्था को आप कहेंगे। जब कभी भी यह दोनों XL और XC आपस में बराबर हो जाएंगे, या VL और VC दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, वही अवस्था होगी रिजोनेंस की। दोनों एनर्जी जब आपस में बराबर हो जाती हैं तो वही अवस्था होती है रिजोनेंस की। तो वही अवस्था VL माइनस VC, वही अवस्था होती है रिजोनेंस की। जानते हैं कि XL और XC, मैं कहूँ कि Z कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि Z यहाँ पर है, Z बराबर क्या होगा, XL माइनस XC। अच्छा, अब चूंकि दोनों देखिए कंडीशन ऑफ द रिजोनेंस XL बराबर XC, तो XL बराबर XC, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स, दिस इज द कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, XL बराबर XC। और जब Z बराबर क्या होता है, सिंस Z बराबर XL माइनस XC, जब दोनों बराबर है तो Z बराबर 0। तो एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस यानी कि अनुनाद की अवस्था में जो पूरा AC सर्किट हमारी LC है, उसका इम्पीडेंस को हिंदी में प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, क्लियर।
तो इम्पीडेंस उसका क्या हो जाता है, जीरो। तो जब पूरा रजिस्टेंस जीरो हो गया, यानी कि इम्पीडेंस जब जीरो हो गया, तो करंट तो इनफाइनाइट हो जानी है ना, क्योंकि आई बराबर वी बाई आर और आर बराबर जीरो, तो इनफाइनाइट। तो आई क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है, फिर वही बात कि क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है, नहीं। ऐसा कैसे संभव है, ऐसा किसमें है, थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकली अगर पूछा जाएगा कि थ्योरेटिकली क्या होता है, तो आप यही आंसर मारेंगे। प्रैक्टिकली क्या होता है, तो आप कहेंगे कि कोई भी ऐसा मेटल नहीं होता कि जिसका हम इंडक्टर कॉइल बनाएं और उसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो ना। इसीलिए एक्चुअली जो प्रैक्टिस में हमको मिलता है एलसी सर्किट, उसमें क्या होता है ना, उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, एग्जैक्ट ऑसिलेशन नहीं बनता। हो गया। चलिए अब सवाल रहा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आपको मैं पहले अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या क्या सेंस है। तो 1 सेकेंड में जितनी बार कन्वर्जन एनर्जी का होता है वह टोटल, यानी कि मैग्नेटिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटिक, टोटल नंबर ऑफ द कन्वर्जन इन द 1 सेकेंड। फिर से बोलिए, टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनटू मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट। यानी कि वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा, हाँ थोड़ा टफ है वो, तो चलिए तो हिंदी में वो थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिएगा कि यानी कि जितनी बार एलसी सर्किट में जितनी बार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसी नंबर को फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहते हैं। क्लियर। अब रही कि उसकी वैल्यू कितनी आती है, तो आगे बढ़िए। अब उसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो चलिए देखा जाए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। हाँ, तो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट। अब जैसा देखिएगा यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट क्या हुआ ना, क्या इसका सेंस है। तो अभी देखा हम लोगों ने कि कंडीशन आया था एक्सएल बराबर एक्ससी आया था ना, एक्सएल बराबर एक्ससी। एक्सएल चलिए ले लीजिए, तो ओमेगा वैल्यू रखे तो ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी ले सकते हैं आराम से। चलिए ओमेगा मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ओमेगा स्क्वायर एलसी बराबर ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, या ओमेगा स्क्वायर बराबर ले सकते हैं 1/LC, या ओमेगा बराबर ले सकते हैं ना अंडर रूट 1/√, क्या LC। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन। लिखिए क्या है यह, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ LC, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द LC सर्किट। हो गया ओमेगा। अच्छा अब बात रही फ्रीक्वेंसी की, चलिए तो फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हुआ, इसको हटा दिया जाए। हाँ, अब फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, ओमेगा है 2πf कर दीजिए, तो 2πf इक्वल टू क्या 1/√LC। फ्रीक्वेंसी चाहिए हमको 1/2π ना, 1/2π/√LC। माइंड हियर, this is the frequency, so much hertz। तो ये है फ्रीक्वेंसी, एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी। हो गया। अब देखिएगा, अब एक बात बहुत साफ हुई अब यहाँ से, बहुत ही थोड़ा सा बहुत ही मैजिकल पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या वोल्टेज लगाया था, ठीक है ना, क्या वोल्टेज लगाया था इससे है नहीं कहीं फ्रीक्वेंसी में,
तो फ्रीक्वेंसी में वोल्टेज नहीं आया, फ्रीक्वेंसी में करंट नहीं आई, फ्रीक्वेंसी में तो वो आया एल और सी। एल क्या है? इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है ये, और सी क्या है? कैपेसिटेंस। मीन्स कि जब हम कभी भी, क्या ये शो कर रहा है? हाँ, फास्ट नोट करते जाइए मेरे साथ। तो जब कभी भी हम कोई भी एक, जैसे मान लिया कि हमने कैपेसिटर लिया था और एक इंडक्टर कॉइल लिया था, यही था ना शुरू में, तो सी ये है और एल ये है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कहीं पर कोई भी एलसी सर्किट बनाते हैं तो जो कितना एल रखते हैं, कितना सी रखते हैं, फ्रीक्वेंसी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट, यानी कि ठीक उसी पे डिपेंड करता है, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अब यदि यह एक इंडक्टर कॉइल है, ध्यान देना बेटा, हाँ, क्या, क्यों, कैसे, धुनाई फिजिक्स की। चलो देखो, तो अब जो सी का मान है, जो एल का मान है, जो एल का मान है वो कांस्टेंट है, जो सी का मान है वो कांस्टेंट, इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, यानी कि एफ की वैल्यू हमेशा क्या बनी रहती है? कांस्टेंट बनी रहती है। तो सवाल यह है कि जब यह कांस्टेंट बनी रहती है, जब यह कांस्टेंट बनी रहती है, एक एलसी सर्किट है तो उसका एल और सी कांस्टेंट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई। तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई, यानी कि वो किस प्रकार का बना हुआ, एल कितना है, सी कितना, फ्रीक्वेंसी उसकी फिक्स है, तो रिजोनेंस हुआ कहाँ से? इसी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, रिजोनेंस हुआ कहाँ से? तब क्या हुआ बात, यानी कि सर्किट की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। अब डिपेंड यह करेगा कि जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो जानते हैं कि जब तक दो सिग्नल नहीं होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है बाहर का अप्लाइड। एक होता है, एक क्या होता है? एक होती है फ्रीक्वेंसी, डीप में जाके समझिए बातों को, कि एक होता है नेचुरल। तो अब ये कौन सा है? ये है नेचुरल, क्योंकि बनावट जो हो रही है, जो इसकी बनावट है, तो यह है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और दूसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? दूसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? दूसरी फ्रीक्वेंसी ये हो गई कि जो हमने इसके ऊपर वोल्टेज लगाया था वो हो गई। तो जब कहीं पर भी किसी भी बॉडी के ऊपर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाहर के लगाए गए फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, यानी कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और बाहर की अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं, तो वही कंडीशन होता है किसका? रिजोनेंस, अनुनाद का। जैसे कि आप लोअर क्लास में पढ़े थे कि जब सेना पुल पर गुजरती है तो कहा जाता है कि फ्लैग मार्च करते समय न चला। मतलब ये कि एक साथ सबके पैर ऊपर और पैर एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, एक बार एक साथ ऊपर नीचे, ऐसे। तो ये क्या हो गया? ऑसिलेटरी मोशन हो गया ना। क्या हो गया? ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया बेटा, हो गया, ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया। सबके पैर एक साथ उठ रहे हैं, एक साथ गिर रहे हैं, तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया। अब जब ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, और जब इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई तो पुल ब्रिज की अपनी फ्रीक्वेंसी है, यह बिल्डिंग है अपनी फ्रीक्वेंसी इसकी है। क्लियर? यह रूम है, यह मीडियम, इसमें एयर टाइट है, यानी कि बंद है चारों तरफ से। तो जब ये चारों तरफ से बंद है तो इसमें जो एयर है यह मीडियम बन गया, इसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक, क्लियर? तो मेरी अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो यह एक बिल्डिंग की, इस रूम की फ्रीक्वेंसी और हमारी बोलने की फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हैं। अब दोनों यदि एक साथ रिजोनेंस कर जाएं तो बिल्डिंग का वाइब्रेशन है, हर वस्तु, विश्व की हर वस्तु, नेचर की हर वस्तु, यूनिवर्स की हर वस्तु, चाहे वो छोटी हो, चाहे पार्टिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे मेसन हो, चाहे कुछ भी हो ना, चाहे क्वार्क हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो वाइब्रेशन में नहीं होती है। पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेट कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेट कर रहा है। पूरी हर बिल्डिंग, हर पार्टिकल, हर चीज़ें, हर पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ जो भी कुछ है वो वाइब्रेट कर रहा है। ये दिल मांगे मोर, ये दिल वाइब्रेट कर रहा है। यदि वाइब्रेट नहीं कर रहा तो यू नो दैट व्हाट विल हैपन। तो सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है ना। तो मैं बोल रहा हूँ तो ये वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, दिस प्रोड्यूसेस द वॉइस। तो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, बिल्डिंग की अपनी फ्रीक्वेंसी है। क्या हो रहा है? यदि यह मैच करे तो बिल्डिंग का आयाम, वाइब्रेशन का आयाम बढ़ जाएगा। सेना पुल पर जाती है तो कहा जाता है कि फ्लैग मार्च न करे, इसलिए न करे क्योंकि यदि वह मैच कर गया तो जो अभी आयाम, यानी कि जो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन के ब्रिज का, पुल का जो आयाम, एम्पलीट्यूड अभी दिखाई नहीं दे रहा, वो दिखाई देने लगेगा, और जब दिखाई देगा तो हिलने लगेगा, ब्रेक कर जाएगा ना, ब्रिज टूट जाएगा। क्लियर? तो हाँ, अभी पढ़ेंगे आप वेव में सब कुछ आएगा।
बहुत ही ज़बरदस्त आएगा वेव में। लेकिन यहाँ पर हम लोग का छोटा सा एक पॉइंट आया हुआ है ना। तो ये रिजोनेंस क्या होता है बेटा, तो यह तो यानी कि एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स हो गई। अब जो आपने लगाया है वोल्टेज पर, जो लगाएंगे आप इसके ऊपर जो आपने लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अभी तो ये बातें आएगी, अभी LCR सीरीज, LCR पैरेलल अभी जो पढ़ेंगे ना हम लोग अगला हेडिंग, तो उसमें आएगा। सवाल यह है कि यहाँ पर तो हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया था और AC यहाँ पर लगाए नहीं थे, इसको तो फुली चार्ज करके छोड़ दिया था। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अब हुआ क्या कि अब L और C तो फिक्स है, यह L है यह C है, तो ये तो फिक्स है, तो फ्रीक्वेंसी सर्किट की फिक्स हो गई। अब कितनी बार वह कन्वर्जन हो रहा है, तो अब एक वही आरोपित हो गया, यानी कि वही बाहर वाला हो गया। तो नंबर ऑफ द टाइम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ द टाइम्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वो जो नंबर आया वो एक फ्रीक्वेंसी हो गई, हमारा जो L और C है वह एक नंबर हो गया, और यही दोनों आपस में मैच किया तो रिजोनेंस बना। फैंटास्टिक। हाँ, धुनाई इसे कहते हैं फिजिक्स के। हाँ बेटा, ऐसे सीखो, बात समझा ना। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी LC से हो गया, और जो नंबर ऑफ द टाइम्स तो दैट शुड मैच टू दिस। तो जब इसे मैच किया तो कहेंगे कि हाँ रिजोनेंस हुआ। तो चूंकि मैच किया था तभी Z बराबर 0 हुआ था और I इनफाइनाइट हुआ था, इसीलिए यही फ्रीक्वेंसी है। तो वह फ्रीक्वेंसी चूंकि बराबर है, तो अब हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी कितनी बार इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हुई है, इलेक्ट्रिक कितनी बार मैग्नेटिक में कन्वर्ट हुई। तो कितनी बार गिनोगे बैठ के, कितनी बार हो रही है, 9। तो क्या कहोगे भाई रिजोनेंस है। तो रिजोनेंस है तो जितना ये हुआ होगा उतना ही हुआ, उतनी बार ही हुआ होगा। क्यों? क्योंकि रिजोनेंस की अवस्था है। कैसे पता चला? करंट मैक्स हो गई, इम्पीडेंस 0 हो गया, इसी से पता चला। बार हमने कैसे देखा? करंट मैक्स, करंट नापा तो इनफाइनाइट, करंट नापा तो इनफाइनाइट। अब कहोगे नापेंगे कैसे? तो ये तो थियोरेटिकल रिजल्ट है ना, थियोरेटिकल रिजल्ट है ना कि नापा तो इनफाइनाइट हुआ, यानी कि मैक्स बोल दोगे उसको ना। तो करंट हुआ मैक्स, इम्पीडेंस हुआ 0। क्या रियल 0 होगा? नहीं, 0 नहीं होगा, लेकिन थियोरेटिकली। तो करंट हुआ मैक्स, इम्पीडेंस हुआ 0, तो कहोगे रिजोनेंस। उसी समय रिजोनेंस में क्या हुआ? ये F = 1/2π सो मच। तो कहोगे कि यस दिस इज द। मैं पूछूं कि किसी इंडक्टर कॉइल का L दिया हुआ है, किसी इंडक्टर कॉइल का C दिया हुआ है, उसमें किसी इंडक्टर कॉइल में का L दिया हुआ है और कैपेसिटर का C दिया हुआ है, एक LC सर्किट है। बताओ कि कितनी बार एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी बार में कन्वर्जन हुआ है। फ्रीक्वेंसी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछूं कि कितनी बार कन्वर्जन हुआ है, यानी क्या पूछ रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी। इनडायरेक्टली मैं क्या पूछ रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूँ। तुरंत निकाल दोगे कि वह सो मच। क्लियर? चलो, तो चलिए आज का एपिसोड बस यहाँ तक ना। तो मज़ा आ गया, फर्स्ट क्लास ना। तो ज़बरदस्त तैयार करिए। आप पढ़ रहे हैं P100 फिजिक्स में SDP सर ना। कई हज़ार डॉक्टर बनाया हूँ ना, कम से कम गिना तो हूँ नहीं, लेकिन 2000 से ऊपर डॉक्टर बना। तो 2000 से ऊपर डॉक्टर। इंडिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ मेरे स्टूडेंट नहीं है, देश विदेश, अमेरिका से लेकर लंदन तक। क्लियर? मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट IAS हैं, डॉक्टर्स भी हैं, IAS भी हैं। तो ओके, तो अच्छी तरह से पढ़िए, जम करके पढ़िए। P100 फिजिक्स अपने भी पढ़िए, दूसरे को भी बोलिए पढ़ने के लिए। क्योंकि चैनल नया है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये चैनल नया है। जब आप लोगों को बताएंगे तो लोग जानेंगे। क्लियर? तो ट्राई टू डू। ओके, तो इस चैनल को थोड़ा लोगों में बताइए, सब्सक्राइब करवाइए, लोग भी पढ़ें, ताकि लगे कि हाँ हम कहीं फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कहीं फिजिक्स की पढ़ाई कैसे होती है, ताकि जो ऐरू गैरू पढ़ाने वाले हैं ना, तो बच्चे उनके जाल में जो फंसे हुए हैं, बच्चे कई लाख बच्चे फंसे हुए हैं उनके जाल में, तो ऐसे लोगों का पत्ता साफ हो और एक अच्छा भारत के लिए, राष्ट्र के लिए एक अच्छा काम हो, यानी कि अच्छी नॉलेज वाले बच्चे तैयार हों, जो पायलट बने, जो IIT में जाएं, जो 1 नंबर के डॉक्टर्स बने। क्लियर? तो उनके पास नॉलेज हो, एग्जैक्ट नॉलेज हो सब्जेक्ट का। नहीं तो ऐरू गैरू पढ़ाने वाले तो सब ऑनलाइन ना, एक अच्छा सा बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वगैरह ले करके, पैसा लगा करके इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले करके सब ऐसे ही फंसे हुए हैं। थंबनेल वगैरह अच्छा लिख देते हैं, अच्छा बना देते हैं, लाल पीला दे के बच्चा चला जाता है, उनका व्यू बढ़ाता है, दे करके उसी में फंस जाता है, ट्रैक हो जाता है। क्लियर? तो आपका काम क्या है? पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो पढ़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य किए होंगे, जरूर किए होंगे। यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लोगों को बताना, अन्य बच्चों में करना। पढ़ना होगा जिसको बनना होगा ना, तो पढ़ता वही है, करता वही है जिसको बनना होता है। क्लियर? और जिसको नहीं बनना है, जिसको नहीं पढ़ना, ऊपर वाले उतर जाएंगे, उसको पढ़ा नहीं पाएंगे। ओके, तो लेकिन आपका काम क्या है? राष्ट्र के लिए
लोगों को अच्छा नॉलेज मिले सब्जेक्ट का, इसके लिए लोगों को बताना, बच्चों को बताना, लोगों को बताना, जो नए बच्चे हैं अभी आ रहे हैं 9th में या 10th में, उनको बताना कि पहले से ही वो देखें, पढ़ें, समझें, सब्जेक्ट का नॉलेज उनको अच्छा हो। ओके, तो फिलहाल मिलते हैं फिर अभी अगले वीडियो में, जस्ट इसके बाद आफ्टर द ब्रेक क्या आने वाला है अभी इसके बाद में, RLC सर्किट सीरीज, पैरेलल और क्या होते हैं। तो अभी तो थ्योरी बची हुई है, तो अगले अभी 2 वीडियो में थ्योरी होगी, अभी 2 वीडियो में हमारे समझ से थ्योरी हो जाएगी, 2 से 3 वीडियो में थ्योरी हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग लेते हैं लगातार 5 वीडियो में इसका न्यूमेरिकल, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए जो आप उसको सॉल्व न कर सके। देखते ही मारिए, P100 फिजिक्स पर पढ़ने का फ़ायदा तभी है, और आप पढ़ रहे हैं तो यू आर ए लकी स्टूडेंट, आप 100% लकी स्टूडेंट हैं, तभी आप पढ़ रहे हैं ना। तो मैं 100% उसको फिनिश कर दूंगा, 100% फिनिश कराऊंगा, फुल सिलेबस। क्लियर? ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। ओके।